I welcome you all. Welcome everyone. Have a very good evening. अभी हमने तिलावत कुरान पाक की और सबको आवाज़ बिल्कुल क्लियर आई? ये मैं कंफर्म करता चलूँगा वक्तन ब जी सर। जी, ग्रेट। जी, ये जो छोटी-सी 8 आयत की 95 नंबर सूरत जो तिलावत हुई अभी, ये बिल्कुल हमारे टॉपिक से कनेक्टेड है आज के। आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ पर्सनैलिटी टाइप्स एंड करियर सक्सेस। तो जैसे कि हमारा स्ट्रक्चर वेबिनार का जो होता है, स्टार्टिंग में जो सेशन चलेगा और आखिरी जो मिनट्स होंगे 15 मिनट्स, तो वो होंगे हमारे क्वेश्चन आंसर के। ये बिल्कुल क्लियर है सबको? यस सर। ग्रेट, ग्रेट। ठीक है, तो हम आगाज़ करते हैं अपनी सब सेशन का। तो लेट्स स्टार्ट सेशन इन द नेम ऑफ अल्लाह। जैसे कि अभी आपने कुरान शरीफ की तिलावत सुनी, उसमें 8 आयतें थी। तो चौथी नंबर आयत में तिलावत की गई लक़द खलक़ल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम। तो ये अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैंने हर इंसान को बेहतरीन से बेहतरीन अंदाज में, बेहतरीन से बेहतरीन तरीके से खल्का है। तो हमारा जैसे कि आज का टॉपिक है पर्सनैलिटी टाइप, तो हम इसको पूरे अपने सेशन के साथ इंटीग्रेट करेंगे और हमारा आज का बिल्कुल मेन ऑब्जेक्टिव जो है कि आप पर्सनैलिटी टाइप्स और करियर सक्सेस को समझें और उसको अपनी ज़िंदगी के साथ जोड़ सकें ताकि आज के सेशन का जो फल है, जो फ्रूट है, जो कंक्लूजन है, जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है, वो हम हासिल कर सकें। तो आप सबको ये गुज़ारिश है कि बिल्कुल जैसे ही अगर लेट्स सपोज़ कुछ पार्टिसिपेंट कभी कहीं चले जाते हैं, तो उससे नुकसान ये होगा कि उस सेशन का जो एंड होगा, उसमें अपने पर्सनैलिटी टाइप को समझ नहीं सकेंगे। ये छोटी-सी रिक्वेस्ट मेरी ये रहेगी कि आप हर चीज़ को नोट डाउन करते जाएँ। जो-जो सवालात बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं, कभी-कभी हम सेशन जो अटेंड करते हैं, जब हमें समझ में आ रहा होता है, तो हम समझते हैं कि बड़ा ज़बरदस्त सेशन है। जब हमें समझ में नहीं आ रहा होता है कभी-कभी, तो हम समझते हैं शायद मुझे समझ में नहीं आ रहा। हमेशा जो चीज़ स्टार्टिंग में समझ में नहीं आ रही होती, तो हमें ये तयन करना चाहिए कि यहाँ जो चीज़ हमें पता नहीं होती, तो ये तयन करना चाहिए कि ये मेरी चीज़ समझने के लायक है। तो जैसे कि हम आते हैं वापस अपनी आयत की तरफ, लक़द खलक़ल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम, तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि मैंने इंसान को बेहतरीन फॉर्म में स्लिट बनाकर भेजा है। अब दुनिया में जैसे कि हम आते हैं, उसमें शख्सियत जैसे कि इंसान की बेहतर से बेहतर दुनिया में उसको भेजा गया है। अब बाद में हमें ये फ़ैसला तयन करना है कि ये जो हमारी ज़िंदगी में शख्सियत में जो इश्यूज़ आते हैं, ये जो सक्सेस एंड फेल्योर जो होता है, वो 100% इसी पे डिपेंड करता है। जो हम ज़िंदगी में कुछ-कुछ नाकामियों का सामना करना पड़ता है, वो इसी क्लेश की वजह से होता है। कभी-कभी हम अपनी शख्सियत को ना समझते हुए अपनी ज़िंदगी के मामलात चलाते हैं, बहुत सी चीज़ें हम इंस्पायर होके अडॉप्ट कर लेते हैं। तो आज के सेशन में हम सीखेंगे कि हमारी शख्सियत आखिर है क्या? हम आखिर हैं कौन? एक चीज़ मैं सबसे पहले बताना चलूँ कि आप सब अपने ज़हन में आपका जो भी नाम है, जैसे कि मेरा नाम ज़ीशान है, हमारे पास गणेश है, लाहिबा है, बिस्मा है, अफ़शां है, याफ़्सा है। तो सारे पार्टिसिपेंट्स अपने नाम को आज बिल्कुल साइड पे रख के, आज आप एक ऐसा स्केच तैयार करेंगे कि आखिर मैं हूँ कौन? हू एम आई? अगर आपसे कोई पूछे कि आप अपना नाम बताए बगैर अपनी शख्सियत को एक कागज़ पे एक स्केच बना के दें कि मैं ये हूँ। तो आज हमारा मकसद यही है कि आज हम अपनी शख्सियत को समझें, उसके बाद हम समझेंगे कि ज़िंदगी में हम किस पर्सनैलिटी टाइप के साथ ताल्लुक़ रख रहे हैं और जो मामलात हमारी ज़िंदगी में चल रहे हैं, क्या वो किसी क्लैश में क्यों आ रहे हैं? कभी-कभी ऐसा होता है कि हम मल्टी पर्सनैलिटी क्या कहते हैं कि उसका शिकार हो जाते हैं। एक शख्सियत में ज़्यादा शख्सियतें मर्ज हो जाती हैं, जिसकी वजह से हम किसी एक पाथ पर चल नहीं सकते। तो आज हम कोशिश करेंगे कि इस चीज़ में कामयाब हों कि आखिर मेरा पर्सनैलिटी टाइप आखिर है क्या? जैसे कि अल्लाह ताला ने हमें बनाया है, तो उसके साथ जो शख्सियत हमें दी है, उसमें हमें फ़िक्र, फ़हम, इल्म, अक़ल, हमदर्दी, ज़हानत, फ़ैसला साज़ी, ये सारी चीज़ें बेहतरीन तरीके से बना के अल्लाह ताला ने हमें भेज दिया। अच्छा, अल्लाह ताला ने हमें एक चीज़ उसके साथ दे दी। अब बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि जब हम बेहतरीन
बन चुके हैं, सारी चीजों के साथ भेजे गए हैं, फिर ये इश्यूज आखिर दुनिया में हमारे साथ क्यों आते हैं? ये कामयाबी और नाकामी ये हमारे सामने क्यों आती है? या फिर किसी के साथ कामयाबी का तनासुब ज्यादा होता है, कभी कभी किसी के साथ नाकामी का तनासुब ज्यादा होता है। तो ये फ्लक्चुएशन क्यों आती है, ये हम इस इसे समझ सकेंगे, सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि आखिर ये क्यों। अल्लाह ताला ने एक चीज हमें दी है, इंसान को इख्तियार। इख्तियार के साथ हमें भेजा है, हमें बेहतरीन लक़द खलक़ल इंसान फी अहसनि तक़वीम, बेहतरीन बनाकर एक चीज हमें दे दी जो दूसरों को, दूसरी मखलूक को नहीं दी। जैसे कि फरिश्ते हैं, उनको इख्तियार नहीं दिया, उनको भी बेहतर से बेहतर पावर एवरीथिंग उनके पास है, मगर उनके पास इख्तियार नहीं है। जैसे कि दूसरी मखलूक है, उसको भी बहुत अच्छे तरीके से खालिक ने खलका है, मगर इंसान को एक इख्तियार के साथ भेजा गया है, जिसकी बुनियाद पर बहुत से लोग सोचते हैं कि तकदीर तो लिखी हुई है, मगर तकदीर लिखी तो हुई है, मगर उसके साथ दुआ और इख्तियार का, क्या कहते हैं कि, एक इजाफा इंसान के साथ किया गया है। ये इख्तियार हमें जो दिया गया है, जिसकी बुनियाद पर हम ये तयन करते हैं कि सही क्या है, गलत क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, मतलब हम खुद को किन किन मराहल से हम गुजारते हैं। तो हम अभी आते हैं अपनी पीपीटी की तरफ। इज इट विजिबल टू एवरीवन? या सबको पीपीटी क्लियर नजर आ रही है? यस सर। ग्रेट ग्रेट। आप थोड़ा थोड़ा मुझे रिस्पॉन्स देते जाएंगे, कोशिश करेंगे कि हम अपने सेशन को बिल्कुल अपनी रफ्तार के साथ चलाएं। और कभी भी कोई अगर इत्तेफाक से वॉल्यूम या वॉइस कोई अगर इशू आता है तो आप बिल्कुल अलर्ट दे सकते हैं जी। जैसे कि आप देख रहे हैं, टॉपिक आज का हमारा, ये सबको बिल्कुल क्लियर है? जी सर। जी। अस्सलाम सबसे पहले हमारा टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सनैलिटी। जैसे कि आप शख्सियत के बारे में पहले बुनियादी चीजें समझ रहे थे कि आखिर शख्सियत आखिर है क्या, पर्सनैलिटी टाइप की तरफ हम जाएंगे, मगर उससे पहले आखिर पर्सनैलिटी आखिर है क्या? क्या ये कुदरती होती है, नेचुरल होती है, या नर्चर्ड होती है? हमारा कोई इसमें अमल दखल दुनिया का और माहौल का भी क्या इसमें होता है? हम हमेशा ये शिकवा करते हैं कि शख्सियत तो बाय बर्थ होती है, इनहेरिटेड होती है, मौरिसी होती है, मगर हम इस चीज को समझेंगे कि किस तरीके से ये चीजें क्लेश का शिकार होती हैं, जिसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि हमें अपनी पर्सनैलिटी टाइप का पता नहीं होता। तो ये इख्तियार जैसे कि अल्लाह ताला ने हमें दिया है, तो इसकी बुनियाद पर हम क्या करते हैं, सही गलत इख्तियार के साथ सही गलत का तयन करते हैं, अच्छे बुरे का तयन करते हैं। मतलब हम खुद को किन मराहिल से गुजारते हैं, या हालात की वजह से हमें उनसे गुजरना पड़ता है। जैसे कि कभी कभी ऐसे होता है कि जिंदगी में हालात भी चैलेंजिंग आते हैं, और कभी कभी क्या कहते हैं कि सवाल ये है कि हमारी कामयाबी या नाकामी का जिम्मेदार आखिर कौन है? कोई बताएगा? यकीनन एक सोच और फर्म रखने वाला जिम्मेदार यही कहेगा कि हम जिम्मेदार हैं। अगर कोई कहता है कि हालात ने अगर हमें मजबूर किया है, जिसकी वजह से हमें कामयाबी नहीं मिल पा रही, जो हमारे गोल्स हैं वो हम अचीव नहीं कर पा रहे, या जिस भी प्रोफेशन के साथ या जिस भी पर्सनल लाइफ के साथ हम ताल्लुक रखते हैं, एज ए टीचर और एज ए मैनेजर और स्कूल मैनेजर, किसी भी प्रोफेशन के साथ अगर आप ताल्लुक रखते हैं, तो उसमें अगर एक गैर जिम्मेदार इंसान होगा तो वो हालात का रोना रहेगा कि मेरे पास हालात नहीं थे। तो मेन चीज ये है कि क्या हम हैं जिम्मेदार या हालात जिम्मेदार हैं? जैसे कि शख्सियत तश्कील दी जाती है, या कुदरती अमल दखल है, जिसको हम कहते हैं कि नेचुरल एंड नर्चर्ड। दो लफ्ज इस्तेमाल होते हैं, नेचर एंड नर्चर्ड। तो इन दो चीजों को हम समझेंगे, नेचर एंड नर्चर्ड। अगर आप नोट डाउन करना चाहें तो ये दो वर्ड जरूर लिखिएगा, नेचर एंड नर्चर। कौन सी चीजें आगे आती हैं? सबसे पहले हम हालात, माहौल, तजर्बात, मुशाहिदात, इनकी तरफ आएंगे। जैसे कि सबसे पहले आप देख रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सनैलिटी में सबसे पहले लिखा हुआ है इंडिविजुअलिटी। शख्सियत को समझने में सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि आप इंडिविजुअल हैं, और दुनिया में आप खास भी हैं। और इंडिविजुअलिटी का मकसद ये है कि एवरी पर्सन इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर। हर शख्स दूसरे शख्स से अलग तबीयत रखता है, और वो किसी न किसी तरीके से वो यूनिक है, अल्लाह ताला ने उसको खलका है। द डिफरेंस कीप एवरीवन सेपरेट
एज अ नेचर। जो इन दो सब में फर्क है, इसकी बुनियाद पर दुनिया में शख्सियतों का एक रिसर्च हुई जिसकी बुनियाद पर यह तय किया गया कि दुनिया में मिलियन बिलियन एंड ट्रिलियन पर्सनैलिटीज लोग हैं, मगर उनमें जो लोग बसते हैं वो सिर्फ 16 किस्म के हैं। आप सुन के हैरान हो रहे होंगे, मगर ये एक रिसर्च बेस्ड, क्या कहते हैं कि डेवलप्ड कंट्रीज में इन चीजों की रेगुलर प्रैक्टिस होती है, चाहे उनके दफातर हो, चाहे उनकी क्या कहते हैं कि इतनी हद तक के फॉरेन में जो लोगों की जब शादी होती है, या बड़े में बड़ी कंपनीज जब अपने मैनेजर को या प्रिंसिपल को या टीचर को रिक्रूट करते हैं, उसकी पर्सनालिटी टाइप असेसमेंट करते हैं कि इसका किस शख्सियत के साथ ताल्लुक है। और हर शख्सियत एक जगह पर कामयाब नहीं हो सकती। डिफरेंट पर्सनालिटीज है, डिफरेंट प्रेफरेंसेस एंड डिफरेंट सिनेरियो, जिसकी बुनियाद पर वो, अगर वो सही जगह पे पहुंच गया तो वो कामयाब हो जाएगा। अगर वो दूसरों से इंस्पायर होते हुए अपनी शख्सियत की मुख्तलिफ सिमत में जाएगा तो यकीनन वो कोशिश तो बहुत करेगा, मगर उसका कामयाबी का तनासुब बिल्कुल कम हो जाएगा। हम ये नहीं कह रहे कि नाकाम होगा, मगर कामयाबी का तनासुब कम हो जाएगा। जैसे कि एक वर्ड हमने रखा है करियर, तो हमारी शख्सियत करियर की तरफ कैसे जाएगी, आज हम ये करियर भी समझेंगे कि ये आकर है क्या, ये सिर्फ जॉब से ताल्लुक रखता है या हमारी पूरी जिंदगी से ताल्लुक रखता है। उसके बाद इंडिविजुअलिटी का आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया कि इंडिविजुअलिटी मतलब हम इनफरादी एक हैसियत रखते हैं जिसमें हमारी यूनिकनेस भी है। अब नंबर 2 पे है हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स। अब कैरेक्टरिस्टिक्स को समझने के लिए आपको ये नंबर 1 पॉइंट थी इंडिविजुअलिटी, नंबर 2 पॉइंट इज कैरेक्टरिस्टिक्स। अब कैरेक्टरिस्टिक्स पॉइंट को जनरली समझने के लिए हम ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, क्योंकि फिर आप ज्यादा बात हो जाएगी, फिर कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि हमारा टाइम है 1 आवर का। उसमें हम कोशिश करेंगे कि ये चीजें आपके जहन में एक अक्सकशी करें, जिसकी बुनियाद पर आफ्टर सेशन हर वक्त आप इन चीजों को फिंगर टिप्स पे याद रखें, और फिर आप इन चीजों को समझते हुए आगे बढ़ें। तो कैरेक्टरिस्टिक इज लाइक अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द पर्सनालिटी। जैसे कि ईंटों से एक बिल्डिंग बनती है, एक इमारत तामीर होती है, उसी तरीके से कैरेक्टर्स, डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स मेक अवर पर्सनालिटी, वो हमारी शख्सियत बनाती है। ये समझे कि हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, हमारी शख्सियत के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। नंबर 3 पे आते हैं आपके ट्रेट्स। अब सवाल पैदा होता है कि आखिर ट्रेट्स हैं क्या। जैसे कि हम डायरेक्ट पर्सनालिटी टाइप पे नहीं आए, सबसे पहले हमें पर्सनालिटी समझना पड़ेगा। उसके लिए नंबर 3 पॉइंट पर मारते हैं कि व्हाट आर ट्रेट्स। तो ट्रेट जो है मेन पर्सनालिटी के वो एलिमेंट्स हैं जो आपकी क्या कहते हैं कि बिहेवियर का तयन करते हैं कि आप किस तरीके से क्या कहते हैं कि बिहेव करेंगे, लोगों के साथ इंटरेक्ट करेंगे। दीज इसको हम कह सकते हैं कि दीज दीज ट्रेट्स पेट्रोनाइजेस योर बिहेवियर्स। मतलब ये तश्कील देते हैं आपके बिहेवियर को, आपके एटीट्यूड को, कि आप अपने जहन में किस तरीके से तयन करेंगे कि अब मुझे कैसे बिहेव करना है। ये भी शख्सियत का तीसरा आंसर है। नंबर 4 इज पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर। अब नंबर 4 पॉइंट पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर में हम ये समझेंगे कि आखिर ये पैटर्न्स किस तरीके से तश्कील दिए जाते हैं। जब जब हम पर्सनालिटी टाइप से पीपीटी पे आएंगे, उस पर स्लाइड पे आएंगे, तो उस टाइम आप इन चीजों को बिल्कुल क्लियरली समझ चुके होंगे इंशाल्लाह ताला। अब पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर में ऐसे होता है कि बहुत सी चीजें आपके सामने आती हैं, वो अच्छी भी होती हैं, वो बुरी भी होती हैं, मगर आपका दिमाग, आपका सबकॉन्शियस माइंड, जो माइंड होता है हमारा, वो दो हिस्सों में तकसीम होता है। हम जो अपनी जिंदगी के फैसले कर रहे होते हैं या अपनी जिंदगी गुजार रहे होते हैं, उसके दो ऐसे होते हैं। कॉन्शियस माइंड, जिसमें हम होश में काम कर रहे होते हैं, जैसे कि कोई जिंदगी रोजमर्रा के काम कर रहे हैं कि ये मुझे करना है, अच्छा ये मैं कर रहा हूँ। 80% काम ऐसे होते हैं जिसमें आप काम कर तो रहे होते हैं, मगर उसमें बिना सोचे आप वो डिसीजंस ले रहे होते हैं। तो आपको 2 पॉइंट्स पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर में ये समझने होंगे। द 1 पॉइंट इज कॉन्शियस माइंड, दूसरा है सबकॉन्शियस माइंड। आपको ये हैरत हो रही होगी सुन के कि 20% हम हाजिर दिमागी से काम ले रहे होते हैं, और 80% हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो फैसले कर रहा होता है कि अब इनको क्या करना है। क्योंकि जिंदगी में ज्यादातर मराहल ऐसे आते हैं जिसमें हमें सोचने का टाइम नहीं होता। हम, जैसे कि आपके सामने कोई एक सिचुएशन आ जाती है और आप सडन आपको रिएक्ट करना है,
और आपके पास इतना वक्त नहीं होता, तो वो आपका सबकॉन्शियस माइंड डिसाइड करेगा कि अब इस शख्स को क्या करना है। अब दो बातें हैं, जैसे कि दो वर्ड मैंने शुरू में यूज किए थे। हमारा हर एक वर्ड दूसरे वर्ड से, हर एक स्लाइड दूसरी स्लाइड से इंटरलेटेड है, तो सारी चीजों को पॉइंट आउट करते जाएगा। दो वर्ड मैंने यूज किए थे, नेचर एंड नर्चर। अब आपका जो सबकॉन्शियस माइंड जो होता है, वो रेडी हो रहा होता है आपकी बाहर के एनवायरनमेंट से, जिसमें आप अपने आप को क्या कहते हैं कि जिंदगी गुजार रहे हैं, आप किस माहौल में रहते हैं। आप एक टॉक्सिक माहौल में रहते हैं या आप एक स्मूथ और बहुत अच्छे माहौल में रहते हैं। ये तयन करता है आपकी क्या कहते हैं कि माइंड की ग्रोथ का। वो सबकॉन्शियस माइंड में बहुत सी बातें सेव होती जाती हैं, और वो सडन सिचुएशंस में आपकी हेल्प करता है। अब इस बंदे को क्या करना है, कहते हैं कि जिस तरफ नेगेटिविटी एंड पॉजिटिविटी, अच्छी बातें और बुरी बातें, अच्छा माहौल और बुरा माहौल, जिस माहौल में हम ज्यादा रहेंगे, उसी तरीके से हमारा सबकॉन्शियस माइंड तैयार रहता है, तैयार होता रहता है। इसी वजह से कहते हैं कि जैसी सोहबत वैसी शख्सियत। तो सोहबत अच्छी होगी। कहते हैं कि अगर आपको एक अमीर तरीन बंदा बनना है, आपको एक बेहतरीन शख्सियत का मालिक बनना है, तो बेहतरीन शख्सियत वाले कुछ लोगों के साथ बैठना शुरू करें। अगर आपको एक बेहतरीन सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, तो आप कम से कम 2 से 3 सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के साथ उठक बैठक शुरू करेंगे। आपको एक बेहतरीन उस्ताद बनना है, तो फिर उन जैसे अच्छे उस्तादों के साथ आपको कम से कम कंपनी करनी पड़ेगी। अगर हम एक टॉक्सिक माहौल में रहेंगे, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसी तरफ जाएगा। तो हमें इस चीज को भी समझना है कि हमें टॉक्सिक माहौल से बचते हुए अच्छी तरफ रहना है, ताकि हमारी नर्चरिंग अच्छी हो। नंबर 1 पॉइंट, नेचर। नेचर आपको जेनेटिकली मिल चुकी है। जेनेटिकली हमें कुछ बीमारियां भी मिलती हैं, हमें कुछ इमोशंस भी मिलते हैं, जो बाय बर्थ हमारी शख्सियत का ऐसा बन चुके होते हैं। मगर अगर हमारी शख्सियत में कुछ ऐसे तजादात हैं, तो उसको हम नर्चरिंग के जरिए, हम अपने अच्छे माहौल के जरिए कवर कर सकते हैं। अब हम आते हैं दूसरी तरफ, जैसे कि हमारे माहौल में पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर की छोटी सी आपको एक मिसाल दे दूं, कि कुछ लोग होते हैं जो इंट्रोवर्ट होते हैं, अकेले रहना पसंद करते हैं, और कुछ लोग क्या कहते हैं कि ग्रुप में रहना पसंद करते हैं। मगर अपनी जगह पे एक बात याद रखिएगा कि दोनों सही हैं। हम हमारी आम जिंदगी में तायुन कर लेते हैं या सजेशन लेते हैं कि इसकी शख्सियत जो है ना बड़ी तजाद है, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। हो सकता है कि वो आपकी शख्सियत से मेल नहीं खा रहा, आपकी सोच से, आपकी क्या कहते हैं कि जो एक्सपेक्टेशंस हैं, तवक्कुआत से, वो जरूर क्लेश खा रहा है। मगर कहीं ना कहीं वो हमसे बेहतर हो सकता है। तो इस चीज से हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि किसकी शख्सियत अच्छी है और किसी की शख्सियत बुरी है। 16 टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी जैसे हम क्लियर कर लेंगे, तो आपके इर्द गिर्द हर शख्स आपको बेहतर नजर आएगा। आप देखेंगे इसमें कोई ना कोई एक खासियत होगी। अब जैसे कि होता है कि लुक बिजी एंड डू नथिंग। बहुत से लोग आपको जिंदगी में मसरूफ तो नजर आएंगे, मगर जब उनकी अचीवमेंट्स को हम देखते हैं, तो उनकी अचीवमेंट्स ना के बराबर होती हैं। और ये भी समझे कि एक पैटर्न ऑफ बिहेवियर है, कि वो लोगों को महसूस कराता है कि मैं बहुत मसरूफ हूँ, मेरी जिंदगी बहुत मसरूफ गुजर रही है। मगर हम ये देखते हैं कि वो कितनी अ, आगे बढ़ रहा है जिंदगी में, वो नहीं बढ़ रहे होते। कुछ लोग होते हैं जो लुक बिजी एंड बिकम सक्सेसफुल एंड अचीवर्स, वो जिंदगी में हासिल कर रहे होते हैं। जैसे कि हमारा टॉपिक है कि हाउ टू बिकम सक्सेसफुल, जो हमारा एंड स्लाइड होगी, तो हम इन चीजों को भी साथ साथ चलाते जाएंगे। अब हम पॉइंट नंबर 2 पे आते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्सनैलिटी। अब कैरेक्टरिस्टिक्स में जो मैंने आपको बताया कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, इससे पहले वाली स्लाइड में हमने बताया कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिल्डिंग ब्लॉक्स, ये हमारी शख्सियत के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। जैसे कि इमारत ईंटों से बनती है, तो हमारी शख्सियत छोटे छोटे कैरेक्टरिस्टिक्स आपस में मिला के हमारी शख्सियत को तश्कील देते हैं, फिर जाहिर होते हैं कि हम आखिर हैं कौन। याद रखिएगा, सबसे पहले जो मैंने कहा था कि आप अपने नाम को आज भूल जाएं, और आखिर में आप एक पेपर स्केच बनाएं, बनाकर दिखाने के काबिल हो जाएं कि मैं ये हूं, आपके नाम के बगैर। आज मेरा नाम अगर मेरे पेरेंट्स ने मिसाल जिशान रखा था, अगर हो सकता है सलमान रख देते, हो सकता है अब्दुल वाहिद रख देते, हो सकता है सलीम रख देते, मगर जो शख्सियत है उसका ताल्लुक हमारे नाम के साथ बिल्कुल नहीं। आखिर हम हैं कौन, हम किस शख्सियत के साथ ताल्लुक रखते हैं। आते हैं जैसे कि सबसे पहली है यूनिकनेस। यूनिकनेस जैसे कि इंडिविजुअली आपको
दूसरों से अलग करती है। जैसे कि मैंने बताया कि दुनिया में मिलियन बिलियन ट्रिलियन लोग हैं पूरी दुनिया में, मुख्तलिफ कबीलों मुख्तलिफ ममालिक में, मगर इन सबको अगर एक यूनिवर्स में खड़ा किया जाए और इनमें से अगर टाइप्स अगर निकाले जाएं तो इनके टाइप्स 16 ही निकलेंगे। ये एक बेहतरीन रिसर्च बेस्ड बाकायदा क्या कहते हैं कि पूरी वर्ल्ड में ये चीजें प्रैक्टिस की जा रही हैं। और कुछ लोग मतलब ये समझते हैं, लोग हर किस्म के हालात में खुद को मतलब नहीं बदलते और उसकी बुनियाद पर वो हालात को रोना रो रहे होते हैं कि हम आखिर आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे। नंबर 2 पॉइंट है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी अक्रॉस डिफरेंट सिचुएशंस, मतलब है कि आप अपनी शख्सियत पे काम कर रहे हैं, आप अपने कैरेक्टरिस्टिक्स के नेगेटिव एस्पेक्ट्स को खत्म कर रहे हैं और आप अपनी शख्सियत पे मेहनत करते करते, लेट सपोज एक बिल्डिंग बन रही है जिसमें 4 ईंटें सही नहीं लगी। अब उस बिल्डिंग को अगर हम वहां छोड़ देंगे और इमारत बनाते रहेंगे तो एक ऐसा वक्त आएगा कि उन हजारों ईंटों में वो 4 ईंटें भारी पड़ जाएंगी, क्योंकि सिर्फ उन 4 ईंटों की वजह से वो इमारत कमजोर होकर गिर भी सकती है। उसी तरीके से जो हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्सनैलिटी हैं, अगर आप देखते हैं कि ये जो डोंट्स हैं, ये जो चीजें हैं मेरी शख्सियत में तजाद लेके आ रही हैं जिसकी बुनियाद पर मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, वही उन 4 ईंटों की तरह उन 4 ईंटों को उसी वक्त सही वक्त पे तयन करते हुए उनको रिप्लेस किया जाए या फिर उनको बेहतर किया जाए, ताकि वो हमारी शख्सियत की इमारत जो है वो एक बेहतरी की तरफ जा सके। अब पॉइंट नंबर 2, जैसे कि हम स्टार्ट कर चुके हैं कंसिस्टेंसी, तो उसको बेहतर करने के बाद जैसे कि आपने कैरेक्टरिस्टिक्स को बेहतर किया, मनफी अनासर को आपने दूर कर दिया, अब उसके बाद उस शख्सियत में कंसिस्टेंसी का होना तमाम जरूरी है। अगर हमने ईंटें भी बेहतर कर ली, कैरेक्टरिस्टिक्स बेहतर कर लिए, अपनी शख्सियत पे भी काम कर लिया, मगर उसमें कंसिस्टेंसी नहीं है, तो फिर दोबारा हम निगेटिव साइड की तरफ जाएंगे और हमारी शख्सियत बेहतर नहीं हो सकेगी। तो यूनिक अल्लाह ताला ने हमें बनाया है, मगर बेहतर होने के बाद हमें कंसिस्टेंट रहना है। कंसिस्टेंसी का मकसद है कि आपको कोई भी हालात या कुछ लोग आपको मतलब बदल ना सके, मनफी तरफ लेके जा ना सके, और कुछ लोगों को हालात बदलना भी चाहते हैं तो मगर वो फिर बदलते नहीं हैं। अगर आप लेट सपोज पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक्सपेक्ट आपको जिंदगी में आए, तो आप नेगेटिव एस्पेक्ट आपको आप पे ऐसा अंदाज ना हो सके। एक मुझे कुछ वक्त पहले कुछ पेरेंट्स मिले थे, तो उन्होंने कहा था कि सर हमारे जो बच्चे हैं जब बाहर जाते हैं तो हमारी मेहनत और स्कूल की मेहनत कहाँ चली जाती है, और वो उन 2-3 जो कंपनी में जो बच्चों के पास जाते हैं वहां पर वो उनको खराब कर देते हैं। तो मेरा उनको कहना ये था कि आपकी तरबियत और स्कूल की जो तरबियत साजी है वहां कहीं ना कहीं कोई गैप है। मतलब डोमिनेंट इतनी हम इतने घंटों की मेहनत और इतने लोगों की मेहनत और छोटी सी क्या कहते हैं कि इन्वायरमेंट अगर उस पर असर अंदाज हो रहा है, तो इसका मकसद हमें कोई ना कोई स्ट्रेटजी बदलनी चाहिए। अब हम आते हैं स्टेबिलिटी की तरफ। वक्त के साथ साथ सीखते सीखते एक वक्त ऐसा आता है जब आप पककर रास हो जाते हैं, जैसे एक फल एक अपनी हद तक पहुंच जाता है कि अब तैयार हो चुका हूं, अब मुझे स्टेबल होने की जरूरत है। मुझ में जो गैप्स है शख्सियत में उसको मैंने भी बेहतर कर लिया, खुद को मैंने कंसिस्टेंट भी कर लिया, अब मैं मुस्तकिल मिजाज भी हूं और अपने बाहर के मनफी माहौल को असरअंदाज होने भी नहीं दे रहा। और अब मैं चाहता हूं कि मुझे स्टेबल रहना चाहिए ओवर टाइम। अच्छा, वक्त के साथ साथ स्टेबल होने की भी जरूरत होती है। स्टेबल होने के बाद एक हमारे पास डायमेंशन आती है डायनामिक, मतलब इंटरेक्शन बिटवीन जेनेटिक एंड एनवायरनमेंट। जैसे कि मैंने पहले 2 वर्ड यूज किए थे, एक था नेचर, दूसरा था नर्चर। नेचर एंड नर्चर, अब इसमें नेचुरली बहुत सी चीजें हमारे पास होती हैं, जैसे कि कुछ लोगों को गुस्सा, एंगर नेचुरली मिली होती है। जैसे कि अब्बा भी क्या कहते हैं बहुत गुस्सा करते थे, और ये हकीकत भी है माहौल में कि बड़े गुस्सा करते थे, उस माहौल में देखते देखते वो कहते हैं कि हमें भी अब गुस्सा आ जाता है। मगर इस चीज में क्लेश है। नेचुरली जिन लोगों को वो जेनेटिकली जो चीजें मिलती हैं वो नर्चरिंग तरीके से उन चीजों पे कंट्रोल ला सकते हैं। डायनेमिक्स का मकसद है कि जब आप इंटरेक्शन आपका होता है, क्लेश आ जाता है कि जेनेटिकली तो मैं ये हूं, मगर मैं इस इन्वायरमेंट जो बिहेव कर रहा हूं ना, मैं जेनेटिकली हूं, इसमें मेरा कसूर नहीं है, मगर कसूर है। अगर हम कामयाब होना चाहते हैं, अपनी शख्सियत को बेहतर करना चाहते हैं, तो हमें बेहतर होना पड़ेगा
हमें ये नहीं कहना पड़ेगा कि जेनेटिकली। अच्छा, जेनेटिकली आपको ये बात याद होगी कि आइंस्टाइन के बारे में एक चीज कही जाती है कि उसके जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो सेव की गई है। वो क्यों सेव की गई है? एक साइंटिफिक अप्रोच है कि वो कहते हैं कि इसकी बुनियाद पर हम ऐसे ग्रेट माइंड्स तैयार कर सकते हैं। इसका मकसद जेनेटिक इंफॉर्मेशन पॉजिटिव भी होती है और नेगेटिव भी होती है, हम हमारे अंदर भी वो ट्रांसफर होती है। मगर हम अपनी, जैसे कि हमने वो बताया कि 80% जिंदगी नर्चरिंग पर हम गुजारते हैं। हमारा माहौल हमें तैयार करता है कि हमें आखिर करना क्या है। मगर उससे पहले फैसला साजी जरूरी है। जैसे कि नीचे आप देख रहे होंगे स्लाइड के, हर शख्सियत की तीन पहलू होते हैं। दो पहलू की बुनियाद पर तीसरा पहलू डिसाइड होता है कि हर शख्सियत में स्ट्रेंथ्स होती हैं, कुछ खास बातें जिसकी बुनियाद पर वो कामयाब होता है। जैसे कि नंबर टू, हर शख्सियत की एक बात याद रखिएगा, कोई ऐसी शख्सियत नहीं है जिसमें वीकनेसेस ना हो, मतलब वो कैरेक्टरिस्टिक्स, मनफी कैरेक्टरिस्टिक्स जो उसकी शख्सियत के लिए तजाद का सबब बनते हैं, बायसे सबब बनते हैं उसको। अब बात ये होती है कि बहुत से लोगों को हमारे माशरे में ये पता नहीं चलता कि हमारी वीकनेसेस हैं क्या। अगर उनको पता भी चल जाए, वो एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं होते कि मुझ में तो ये बात है ही नहीं। तो ये जो स्ट्रेंथ्स होती हैं वो अगर उनको बताई जाती है तो वो खुश होते हैं। मगर एक बात याद रखिएगा कि जिस दिन आपने क्रिटिक को, तनकीद को, वीकनेसेस को समझकर एक्सेप्ट करना शुरू किया, कोई दोस्त अगर आपको आपकी वीक पॉइंट बताए कि निशान आप में ये जो है बात है ना, ये थोड़ी खामी है, इसको अगर आप बेहतर करें तो बड़े कामयाब हो जाएं। हमारे जो बड़े बड़े मैनेजर्स, हमने इंटरनेशनल, यूके, अमेरिकन और फ्रेंच, नीदरलैंड, इन बाहर के लोगों के साथ जब काम किया तो वो थोड़े से ऐसे थे। वो हमें कोशिश करते थे कि पहले अप्रिशिएट करने के बाद कुछ वीक एरियाज बताते थे। पहले हम नाराज होते थे कि ये हमारी शायद इंसल्ट कर रहे हैं। बाद में हमें यह एहसास हुआ कि जो हमें बता रहे हैं उसकी बुनियाद पर नेक्स्ट अप्रेजल में वो हमने चीजें रिकवर की, और उसकी बुनियाद पर हमने अपनी शख्सियत में एक बेहतरी देखी, जिसकी बुनियाद पर आगे हमारी एक स्लाइड आएगी पीएसपी, उस पे ये पॉइंट हम समझेंगे। तो इसमें आप देखेंगे कि हर शख्सियत की स्ट्रेंथ्स भी होती हैं, हर शख्सियत में वीकनेसेस भी होती हैं, और उसकी बुनियाद पर इंप्रूवमेंट प्लान बनता है कि आपकी ये शख्सियत में स्ट्रेंथ्स तो हैं, दैट्स गुड, ये इसको कंटिन्यू रखें। मगर इन वीक पॉइंट्स को समझते हुए आप इंप्रूवमेंट प्लान बनाएं, उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे तो आपकी शख्सियत में एक अच्छा निखार आ सकता है। मगर सबसे पहले आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे अपनी उन बातों को, पाकिस्तान में थोड़ा सा ये देखा गया है कि ज्यादातर हम एक्सेप्ट नहीं करते अपनी तनकीद को। तनकीद बराए तनकीद तो चले, उससे इख्तलाफ रखा जा सकता है, मगर तनकीद बराए इस्लाह जब आ जाए तो उसके लिए आप अपने, अच्छा, कॉन्शियस माइंड आपका कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा, सब कॉन्शियस माइंड को आपको तैयार रखना पड़ेगा। वो 1 या 4 या 10 दिन में आपका सब कॉन्शियस माइंड तैयार नहीं होता। उसके लिए आपको वक्त देना पड़ेगा, जिसकी बुनियाद पर आप सब कॉन्शियस माइंड आपका इतना तैयार हो जाएगा कि आप तनकीद को भी बाकायदा एक्सेप्ट करेंगे, और आपकी शख्सियत वक्तन ब वक्तन बेहतर होती जाएगी इंशाल्लाह ताला। अब हम स्लाइड पे आ चुके हैं। दिस इज पर्सनैलिटी ट्रेट। अब पर्सनैलिटी ट्रेट्स जो आगे इससे पिछले पीछे हम जो जिक्र कर चुके हैं, पर्सनैलिटी ट्रेट्स आकर हैं क्या? ये पर्सनैलिटी ट्रेट्स जो हैं वही शख्सियत की कोडिंग बनाते हैं कि मैं इस शख्सियत का मालिक हूं। आगे हम बिल्कुल करीब हैं उस स्लाइड के कि जब हमें पता चलेगा कि हम हमारे पर्सनैलिटी टाइप्स या पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं क्या। इन चीजों को अगर हम नहीं समझेंगे तो हम अपनी पर्सनल टाइप को समझ नहीं सकेंगे। एक ख्याल की तरफ लेके जाएंगे, एक होती है रियलिटी, हकीकत में आखिर चीजें हैं क्या। सबकॉन्शियस माइंड हमेशा आपको कभी कभी गलत चीजें भी सही करके दिखा रहा होता है, मगर हम बाद में समझते हैं कि वाकई जो मैं समझ रहा था खुद को वो तो मैं नहीं हूं। तो इन चीजों को समझते हुए इन चीजों का हमें ख्याल रखना पड़ेगा। अब हम आते हैं पॉइंट 1 पे, डिस्पोजिशन। जो हमारे पर्सनल ट्रेट में पॉइंट 1 है डिस्पोजिशन। अब डिस्पोजिशन हमारी जो शख्सियत है उसका एक फीचर है, फीचर ऑफ पर्सनैलिटी, हाउ वी इंटरेक्ट विद अदर्स। आपका पर्सनैलिटी ट्रेट डिसाइड करता है कि मैं अकेला रहना चाहता हूँ या मैं लोगों के साथ रहना चाहता हूँ, या मैं कुछ ऐसी एक्टिविटी करना चाहता हूँ, या मैं क्रिएशन की तरफ जाना चाहता हूँ। तो ये 16 ऑफ टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटीज में जिन पर्सनैलिटी ट्रेड्स का बड़ा एक अहम रोल है, जिसकी बुनियाद पर आपकी शख्सियत का तयन होता है। तो आगे चल के जो कोडिंग आएगी उसमें पर्सनैलिटी ट्रेड ही सामने आएंगे। जो आपकी लेट सपोज अगर रिपोर्ट आती है, आप अपनी रिपोर्ट बनाते हैं कि अदर देन माई नेम, दिस इज माई स्केच, के मैं ये हूँ,
मैं इस तरह सोचता हूँ, ये कर सकता हूँ। एक बात याद रखिएगा, किसी के सामने अगर पर्सनल रिपोर्ट अगर आपकी आ जाती है या आप अपनी पर्सनल रिपोर्ट देखते हैं, तो फिर आप अपनी जिंदगी का हर फैसला उस तरीके से कर सकते हैं कि जैसे कि आप ज्यादा नाकामी के तनासुब की तरफ जा रहे थे, तो आपका कामयाबी का तनासुब बढ़ जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आप कामयाब हो जाएंगे या आप नाकामी से बिल्कुल बरी हो जाएंगे, नहीं, मगर आपका जो तनासुब है कामयाबी का वो बढ़ जाएगा और नाकामी का तनासुब कम हो जाएगा। तो मैंने शुरू में भी कहा था कि हम रियलिस्टिक बातें करेंगे, कुछ भी ऐसी ख्वाब नहीं दिखाएंगे जिसकी बुनियाद पर हम ये कह सकें कि अब इसके बाद तो एक इनकलाब आ जाएगा। आएगा बिल्कुल इनकलाब। एक होता है रिवॉल्यूशन, एक होता है इवोल्यूशन। रिवॉल्यूशन जो होता है, बिल्कुल तबाही लाने के बाद एक नई इमारत बिजनेस हो जाती हैं। तो मगर हमारी शख्सियत में एक एवोल्यूशन आना चाहिए। पहले से जिस शख्सियत के हम मालिक हैं उसमें कुछ अगर इनएडिक्वेसीज वीकनेसेस हैं तो उसको बेहतर करते हुए, एवोल्यूशन का मकसद है कि किसी भी चीज में, चाहे वो आपकी शख्सियत हो, चाहे वो आपका काम हो, चाहे वो कोई भी चीज हो, उसमें उसको इनोवेट करते हुए बेहतरी लाई जाए, तो दैट इज एवोल्यूशन। तो डिस्पोजिशन की तरफ अब हम आएंगे। तो डिस्पोजिशन जो शख्सियत का एक फीचर है कि आप लोगों के साथ किस तरीके से रहते हैं, उसका ताल्लुक आपके एहसासात के साथ है, इमोशंस। इमोशनल पाकिस्तान में ज्यादातर लोग हो जाते हैं, और कुदरती एक इंसान होते हुए हम इमोशन से ताल्लुक रखते हैं। और इमोशन एक अच्छी चीज है, मगर उसमें इसका ताल्लुक आप कैसा साथ है, तो इसका मकसद ये है कि आप ना, एक रिजल्ट होती है डिस्पोजिशन, मतलब आप कुछ कुछ कर चुके हैं और उसका जो क्या कहते हैं कि असर दूसरों ने देख लिया। अब इसका डायरेक्ट ताल्लुक है पॉइंट नंबर 2 से, टेम्परमेंट। जितना टेम्परमेंट टेम्परमेंट जो है ये है प्री डिस्पोजिशन स्टेज। डिस्पोजिशन स्टेज ये थी कि आप लोगों से किस तरीके से इंटरेक्ट करते हैं, और टेम्परमेंट ये है कि प्री डिस्पोजिशन स्टेज। ये प्री डिस्पोजिशन स्टेज जो है टेम्परमेंट, ये आपका सबकॉन्शियस माइंड डिसाइड करता है कि आपको कितना इख्तियार में रहना है, कितना कंट्रोल में रहना है। समझ रहे हैं? तो इस टेम्परमेंट, कुछ लोग होते हैं जो शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, और कुछ लोग जो होते हैं लॉन्ग टेम्पर्ड होते हैं। मतलब उनको कितना भी झंझोड़ा जाए मगर वो बड़े मजबूत होते हैं। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि ये तो, इनको कितना भी कहा जाए और ये कुछ नहीं करेंगे। मगर मैं जो भी बातें आपसे कर रहा हूँ एक नेचुरल इन्वायरमेंट की कर रहा हूँ। ज्यादातर शॉर्ट टेम्पर्ड लोग जिंदगी में सबसे ज्यादा नाकाम होते हैं। इस वजह से हमें टेम्परमेंट जो हमारा है उसको बड़ा कंट्रोल रखना है। और वो कैसे कंट्रोल रहेगा, ये एक दो या चार 10 दिन की बात नहीं है। हम बार बार वादे करते हैं, बार बार अपने आप से भी कमिटमेंट करते हैं, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने पार्टनर के साथ हम कमिटमेंट करते हैं कि बिल्कुल अब मैंने खुद को बदल लिया। मगर फिर वही उन रवैयों के साथ हम आगे बढ़ते हैं। फिर अचानक देखते हैं, जैसे कि स्कूल में भी हम होते हैं, कुछ बच्चे या हमारे अपने ही रवैये ऐसे होते हैं कि हम सेल्फ कमिटमेंट भी कभी कभी कर लेते हैं कि अब ये मैं बन जाऊंगा और बेहतर हो जाऊंगा। मगर आप कभी कभी खुद को ही कह रहे होते हैं कि मैंने फैसला कर लिया था, मैं क्यों नहीं बन पाया। इसकी वजह से क्योंकि आपने कॉन्शियसली उस चीज को सबकॉन्शियस माइंड में एक वक्त नहीं दिया। वक्त के साथ साथ ये चीजें बेहतर होती हैं, सिर्फ कहने से नहीं होती। तो नंबर 2 पॉइंट जो थी डिस्पोजिशन, जो टेम्परमेंट से हमने इसको रिलेट किया, जैसे कि हाउ यू वर्क, हाउ यू बिहेव इन बैड कंडीशंस। बुरी कोई कंडीशन आ गई जो आपको अच्छी नहीं लग रही, उसमें आप कैसा बिहेव करते हैं। कोई अनफेवरेबल कंडीशन आ गई, उसमें आप कैसा बिहेव कर रहे हैं। आपकी हाउ यू बिहेव इन वेरी गुड कंडीशन। कहते हैं कि जब बेहतर से बेहतर कंडीशन आ जाती है, कुछ लोग जो हैं अच्छे वक्त में बुरे बन जाते हैं, और कुछ लोग बुरे वक्त में अच्छे बन जाते हैं। कहने का मकसद ये है कि कुछ लोग के ऊपर जब बुरा वक्त होता है या थोड़े से वो कमजोर होते हैं तो वो अच्छे होते हैं। मगर कुछ लोग अच्छे वक्त आने के बाद अपनी असलियत दिखाते हैं कि भाई नेचुरली आई एम नर्चर्ड लाइक दिस। और कुछ लोग होते हैं जो हमेशा अच्छे रहते हैं, चाहे वो गरीबी में हो, चाहे वो अमीरी में हो, चाहे वो फेवरेबल कंडीशंस में हो, हालात से चैलेंजिंग ही क्यों ना हो, वो हर वक्त हमेशा बरकरार रहते हैं। पिछली स्लाइड्स वाली वो मैं बात करूंगा, उनके पर्सनल ट्रेड्स और उनकी जो कंसिस्टेंसी, उनकी जो स्टेबिलिटी शख्सियत की है, वो अच्छे
लेवल पे आ चुकी होती है, जिसकी बुनियाद पर उनके इमोशंस, उनके टेम्परमेंट्स, उनकी जो भी डिस्पोजिशंस हैं वो कंट्रोल्ड रहती हैं। आगे जाते हुए फिर मैं कहूंगा कि कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड जो है, इसको हमेशा हमें जहन में रखना है। उसके बाद हमारी एक पॉइंट आ रही है पर्सनैलिटी की, एटीट्यूड एंड बिहेवियर्स। हमारा जो एटीट्यूड एंड बिहेवियर, अगर हम भी सवाल करो, ज्यादातर सवाल किया गया है कि भाई एटीट्यूड और बिहेवियर में क्या फर्क है। ज्यादातर कहा गया है कि ये एक ही चीज है। एटीट्यूड जो होता है वो तब तक एटीट्यूड रहता है जब तक आप उसको परफॉर्म नहीं कर चुके होते। जब कोई गुस्सा, जिस लेट सपोज अगर आपको आ रहा है, या कोई भी सोच अगर आपको आ रही है, या कोई फीलिंग आपको आ रही है, तो वो जब तक आपके पास है, आपसे मुंसलिक है, तो वो एटीट्यूड में शुमार होगी। जो आपको कहते हैं ना कि अपना एटीट्यूड बेहतर करें, तो एटीट्यूड ये नहीं है कि आपने किसी के साथ कैसे बिहेव किया या किसी के साथ कैसा रवैया रखा। एटीट्यूड आपके सबकॉन्शियस के साथ ताल्लुक रखता है कि आप किस शख्सियत के मालिक हैं। एटीट्यूड इज डायरेक्ट पार्ट ऑफ पर्सनैलिटी। और बिहेवियर जो है वो कुछ आपने परफॉर्म कर लिया, अब वो पॉजिटिव परफॉर्म किया, नेगेटिव परफॉर्म किया, मतलब एटीट्यूड इज इनवर्ड कंडीशन, वो आपकी शख्सियत के अंदर से ताल्लुक रखती है। एंड बिहेवियर इज समथिंग परफॉर्म्ड, समथिंग डन। तो इस तरीके से हम इन दोनों चीजों को समझते हुए इस पे कंट्रोल रखेंगे। और एटीट्यूड के हवाले से, जब आपके कुछ किया नहीं तो आपकी कुछ चीजें कंट्रोल में होती हैं। अच्छा, इसका ताल्लुक डायरेक्ट टेम्परमेंट से है। बहुत से लोगों को पता होता है कि मैं कितने टाइम के बाद कैसा रवैया रखूंगा, तो बहुत से लोगों को पता होता है, मगर बहुत से लोगों को पता नहीं होता, और वो सबकॉन्शियसली वो उन चीजों को डील कर चुके होते हैं, फिर वो सिचुएशंस पे रोना भी होते हैं। तो इसलिए शख्सियत को बेहतर रखते हुए अपने एटीट्यूडल चेंजेस जो हैं उनमें पॉजिटिव हम बेहतरी रखेंगे। कहते हैं कि जो वैल्यूज होती हैं इंसान की, एक बात मैं आपको बताना चलूंगा कि कहते हैं कि थिंक बिफोर यू डू। एटीट्यूड से ये स्टेटमेंट ताल्लुक रखती है, थिंक बिफोर यू डू, आप जो करते हैं पहले सोचें। ठीक है। उसके बाद कहते हैं कि थिंक बिफोर यू से, जब आप कहते हैं फिर भी पहले सोचें। कहने से पहले और करने से पहले सोचना जरूरी है। ये आपकी एटीट्यूडल साइड से ताल्लुक रखता है। और एटीट्यूड जब परफॉर्मेंस की तरफ चला जाता है तो वो बिहेवियर की शक्ल इख्तियार करता है, जो हमारी शख्सियत का क्या कहते हैं कि बताते हैं कि हम किस शख्सियत के साथ ताल्लुक रखते हैं। पीएसपी हमारी शख्सियत के साथ एक बड़ा ताल्लुक रखती है, जिसको बैलेंस करना तमाम जरूरी होता है। जो हमारी शख्सियत में तजादात होते हैं, हम नाकाम होते हैं, उनमें ये तीन चीजें आपको याद रखनी है। पीएसपी, पर्सनल, सोशल एंड प्रोफेशनल। जैसे कि हम सब अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, इन तीनों के साथ हमारा बड़ी गहराई के साथ ताल्लुक है। अगर हम कहता कोई, मैं कहता हूं कि अच्छा, बीच में एक चीज कहना चलूंगा कि जैसे कि शाम हो चुकी है और उम्मीद है कि चाय का कप सबके साथ होगा। और अगर नहीं है तो आप किसी को शायद कर सकते हैं चाय का कप लाने के लिए। और मेरे पास चाय आ चुकी है, जिसकी वजह से थोड़ी सी एनर्जी बूस्ट भी हो जाती है और थोड़ा मूड पे अच्छा एक इम्पैक्ट आता है। तो उम्मीद है कि सबके पास तकरीबन चाय का कप होगा। जज़ाकल्लाह। कम टू द पॉइंट, पर्सनल, सोशल एंड प्रोफेशनल। अब बहुत से लोग, आवाज आ रही है सबको क्लियर? Yes, जी sir. आ रही है। Yes, sir. ओके, ग्रेट। जी, ग्रेट। जी, पीएसपी, कुछ लोग कहते हैं कि मैं ऐसा ही हूं। और जी मुझे, जी, कुछ लोग कहते हैं कि मैं ऐसा ही हूं और मैं ऐसा ही रहूंगा। एक सेकंड, मुझे एक्स्ट्रा क्या इनका कोऑर्डिनेटर साहब का। ओके, ग्रेट। जी, कुछ लोग कहते हैं कि भाई मैं जैसा हूं वैसा ही रहूंगा, मगर एक वक्त होता है शख्सियत को बेहतर करने के लिए। कभी कभी वो अपनी उस शख्सियत को, एक जो वक्त होता है ना, गैप, वो गुजार चुके होते हैं। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप, अगर जैसे कि हमारे स्टूडेंट्स हैं, या अभी हम एकेडमिक लाइफ से गुजर रहे हैं, जैसे कि हम करियर स्टेज पे आएंगे तो आपको दोनों चीजें पता चल जाएंगी। तो आपको पर्सनल, सोशल एंड प्रोफेशनल, तीनों चीजों में अगर थोड़ा भी गैप आ गया तो हमारी पूरी पर्सनैलिटी डिस्टर्ब हो जाएगी। हम ये नहीं कह सकते, अगर प्रोफेशनली अगर हम डिस्टर्ब हैं तो हमारी पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब हो रही है। अगर हम
पर्सनली अपने घर की जिंदगी में डिस्टर्ब हैं तो हमारी प्रोफेशनल लाइफ भी डिस्टर्ब हो रही होगी। और सोशल लाइफ तो दोनों से, जैसे कि बीच में हमने इसको इस वजह से रखा है कि दोनों तरफ से एक भी अगर डिस्टर्ब हुआ तो आपकी सोशल लाइफ बिल्कुल डिस्टर्ब होगी। और पीएसपी का ताल्लुक है रिस्पेक्ट, ये वैल्यूज। एक बात याद रखिएगा, जो वैल्यूज होती हैं वो मोती की बनी हुई तस्बीह आपने देखी होगी उसकी तरह है। अगर उसमें एक दाना भी अगर टूट जाए किसी भी खिंचाव से तो वो समझें कि सारी शख्सियत उस तस्बीह की तरह बिखर जाएगी। हम कभी कभी कहते हैं कि ये, जी, जियो मुसलमान, जी आपका क्वेश्चन है कोई? शायद हैंड रेज हुआ जी। तो कहते हैं कि मोती की तस्वीर की तरह हमारी पीएसपी होती है। और इस तरीके से जो वैल्यूज होते हैं, वैल्यूज उसको कहते हैं जैसे कि हमारी कदरें। इसमें से अगर एक भी चीज अगर मिस हो जाती है, जैसे रिस्पेक्ट और रिस्पॉन्सिबिलिटी, दो चीजों को अगर हम देखें दूसरी चीजों की तरफ हम जाते हैं, जैसे कि इंटीग्रिटी, रिस्पेक्ट है। अब इंटीग्रिटी है जैसे कि हम दूसरों के साथ ताल्लुक रखते हैं सोशली। अब मैं कहता हूं कि सोशली भाई मैं तो सही हूं, मैं इसके साथ नहीं रह सकता, यहाँ मैं इसको दोस्त नहीं बना सकता, यहाँ मैं इस किस्म के स्टूडेंट्स को नहीं पढ़ा सकता। मगर हमें इंटीग्रिटी बनानी होगी। और जैसे कि फेयरनेस है, कंपेशन है, क्रिएटिविटी, एक्सीलेंस है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये सारी चीजें आपस में मिलके आपकी पीएसपी को बैलेंस करती हैं। दैट इज पर्सनल, सोशल एंड प्रोफेशनल। तो इस तरीके से अगर इन तीन चीजों में कोई भी चीज अगर डिस्टर्ब हो जाएगी तो हमारी तस्बीह, इसको हम एक वर्ड यूज करते हैं जैसे कि अगर आलू की बोरी अगर आपने देखी होगी, उसको अगर खोल दिया जाए और प्लस में किस तरीके से आलू बिखर जाते हैं, मोती के दाने किस तरीके से बिखर जाते हैं, एक नेकलेस को अगर जब टूटता है आपने देखो किस तरीके से बिखर जाते हैं, समझे कि हमारी शख्सियत भी उसी तरीके से बिखर सकती है। तो हमें इन वैल्यूज जो इंसान की होती हैं वो आपकी पहचान होती हैं, उसका हमें सबसे ज्यादा ख्याल रखना पड़ेगा। अब हम आ गए हैं पर्सनालिटी ट्रेट्स की तरफ। जी आपके सामने जो 8 चीजें दिख रही हैं, एक्चुअल में ये 4 हैं। द फर्स्ट वन इज एक्सट्रावर्जन एंड इंट्रोवर्जन। अब एक्सट्रावर्जन, इंट्रोवर्जन, सेंसिंग एंड इंट्यूशन, उसके बाद थिंकिंग एंड फीलिंग, अब जजिंग एंड परसीविंग। अब ये जो आपको 8 चीजें नजर आ रही हैं, अब ये 4 कैसे हैं, अब इसको थोड़ा सा समझेंगे। और यही जो 8 चीजें हैं, और इसमें से 16 पर्सनैलिटी टाइप्स जो हैं वो फाइनली आपके फाइनल लेवल पे आते हैं, जिसकी बुनियाद पर आपकी पर्सनैलिटी टाइप जो सामने आता है, जिसमें सिर्फ 4 कोड होते हैं। जैसे इतनी देर से मैं जो यूज कर रहा हूँ पर्सनैलिटी कोड, पर्सनैलिटी कोड, तो पर्सनैलिटी कोड में सिर्फ आपके 4 कोड्स आते हैं जो इन 8 से बनते हैं, और वो टोटल होते हैं 16 पर्सनैलिटीज। 16 पर्सनैलिटीज इन सिर्फ 4 डायमेंशन के साथ आगे आगे आती हैं। एक पर्सनैलिटी फ्रेमवर्क है जो दुनिया लेवल पे, वर्ल्ड लेवल पे प्रैक्टिस होता है, जिसको कैटेगराइज किया गया है इंडिविजुअल्स इनटू 16 पर्सनैलिटीज बेस्ड ऑन 4 डायमेंशंस। अब ये 4 डायमेंशन हैं। अब ये 4 कैसे हैं? आप कहेंगे सर ये तो 8 नजर आ रही हैं। अब 4 ऐसे हैं कि एक शख्स, लेट सपोज अहमद, उसका ताल्लुक या एक्सट्रावर्जन से होगा या इंट्रोवर्जन से होगा। एक होते हैं एक्सट्रोवर्ट्स, दूसरे होते हैं इंट्रोवर्ट्स, इन दोनों में से वो एक होगा। अब एक्सट्रोवर्ट इंट्रोवर्ट कौन कौन होते हैं? जैसे कि डायमेंशन एक्सट्रोवर्ट्स जो होते हैं वो ज्यादातर सोशल रहना पसंद करते हैं, आउटगोइंग जाना पसंद करते हैं, एक्शन ओरिएंटेड ज्यादा होते हैं। मगर उसी उसी टाइम पर इंट्रोवर्ट्स जो होते हैं वो थोड़े से क्या कहते हैं कि अकेले रहना पसंद करते हैं, और टेंड टू बी रिजर्व्ड, थोड़े से आपको रिजर्व नजर आएंगे, जो कहते हैं कि मुझे अकेला छोड़ दें। तो याद रखिएगा, ये कोई नफ्सियाती मसला नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं कि सर ये जो अकेले रह रहे हैं, इन ये वर्ल्ड लेवल पे इनकी एक अपनी पहचान होती है और उनकी कुछ अपनी खुसूसियात होती हैं। हम अपनी बुनियाद पर यह नहीं कह सकते कि इनकी शख्सियत किसी तजाद का शक्ल इख्तियार कर सकती है, इससे बिल्कुल भी नहीं है। तो नंबर 2 जो हमारा है उस पे हम देखेंगे तो दिस डायमेंशन रिफ्लेक्ट्स हाउ पीपल परसीव इंफॉर्मेशन। जैसे कि आपको कोई भी इंफॉर्मेशन दी गई है, आपको बिहेव करना है, तो उस तरीके से इंफॉर्मेशन को किस तरीके से आप प्रोसेस करेंगे, मतलब सेंस करेंगे या इंट्यूट करेंगे। इंट्यूट थोड़ा बहुत से लोगों के लिए थोड़ा सा नया वर्ड है। इंट्यूट का मतलब है कि आप किस तरीके से इंटरप्रेट करेंगे, उसमें क्या आपको मीनिंग इंफॉर्मेशन मिल रही है, आप उसकी पैटर्न्स को देखेंगे, आप पॉसिबिलिटीज को देखेंगे। दैट इज इंट्यूशन। सेंस में से होता है कि आपने सेंस किया, आपने समझा कि चलो ठीक है, किसी को किसी चीज की जरूरत है, आपने सेंस किया कि
बिल्कुल इसको जरूरत है, चलें दे दें। मगर इंट्यूटिव जो लोग होते हैं वो पहले पैरामीटर्स देखते हैं, वो देखते हैं कि क्या मुझे इसको ये चीज देनी चाहिए, क्या मुझे ये फैसला करना चाहिए, वो फैक्ट्स की तरफ जाते हैं। तीसरे किस्म के जो लोग होते हैं वो देखते हैं कि आखिर हमें आगे जो चीजों का फैसलों का तयन जो करना है वो है कि हाउ पीपल मेक डिसीजंस। एक बार आप देखिएगा थिंकिंग एंड फीलिंग, जो ये जो पेयर है इसका ताल्लुक है आपकी डिसीजन मेकिंग से, कि आप फैसला साजी कैसे करते हैं। आपके सामने इंफॉर्मेशन भी आ गई, आप उसको अब देखेंगे कि आप किस तरीके से आगे बढ़ते हैं। दिस डायमेंशन रिफ्लेक्ट्स, मतलब इसमें ये आप देखेंगे कि इसमें कोई लॉजिक भी बन रही है नहीं बन रही। हाउ पीपल मेक डिसीजंस, मतलब कि थिंकर्स टेंड टू बी लॉजिकल, एनालिटिकल, ऑब्जेक्टिव बेस्ड। यहाँ फिर दूसरे किस्म का जो बंदा होगा वो थोड़ा सा देखेगा कि भाई वैल्यू ड्रिवन है, मुझे ये चीजें फील नहीं हो रही हैं। नंबर 3 पे है जजिंग एंड परसीविंग। अब जजिंग एंड परसीविंग जो साइड है, अगर उस पे अगर हम देखेंगे तो कुछ जैसे कि आपने देखा होगा कि जज अपना कोई भी फैसला इमोशंस की बुनियाद पर नहीं देता। बोझ बाजों का तहसीब होता है कि जज देख रहा होता है कि ये जो मेरा फैसला है, जाहिर तो मैं देख रहा हूं कि इसकी फेवर में नहीं जा रहा, इसका तो ये फैसला मुझे नहीं करना चाहिए, मगर वो फैक्ट्स, वो फिगर्स और वो एनालिसिस और वो एविडेंसेस को देखकर फैसला करता है। बहुत से लोगों की नेचर ऐसी होती है कि ये ऐसे है तो फिर मैं ये फैसला कर रहा हूँ। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो परसीव करते हैं कि ये तो नहीं होना चाहिए, मगर वो फैसले कर लेते हैं अपनी जिंदगी में। तो इसी तरीके से ये जो हमारे 4 डायमेंशंस हैं, और इन चारों की बुनियाद पर कुछ फैसले होते हैं। जैसे कि थोड़ी डिटेल में अगर हम आते हैं, एक्सट्रोवर्ट्स वर्सेस इंट्रोवर्ट्स, जैसे कि हमने इसको थोड़ा डिस्कस किया, मतलब वो दुनिया से कैसे इंटरेक्ट करते हैं, एक्सट्रोवर्ट इंट्रोवर्ट, इस पेयर में हम ये डिसाइड करेंगे। आप या एक्सट्रोवर्ट हैं, मतलब लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं, या इंट्रोवर्ट हैं, अकेले रहना पसंद करते हैं। नंबर 2 सेंसिंग एंड इंट्यूशन, इसमें था कि आपके पास जो इंफॉर्मेशन पहुंच रही है उसको आपका माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, माइंड के दो हिस्से मैंने आपको बताए थे, कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड, ये दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं कि आखिर ये इंफॉर्मेशन मुझे कैसे प्रोसेस करनी होती है। आप या इमोशनली डील कर रहे हैं या आप रियलिस्टिकली डील कर रहे हैं। नंबर तीसरी पॉइंट सेम, थिंकिंग एंड फीलिंग, जहां आप थिंकर हैं या आप फीलर हैं। जब आपकी पर्सनैलिटी कोड बनेगा तो आपकी पर्सनैलिटी में जहां फर्स्ट वन ई आएगा या आई आएगा, जहां एस आएगा जहां एन आएगा, जहां तीसरे नंबर में से जहां आपकी पर्सनैलिटी में थिंकिंग में टी आएगा, जहां प्लस में फील आएगा, मीन्स के यू आर अ थिंकर, यू आर अ फीलर। मतलब आप जो फैसले करेंगे वो उसी बुनियाद पर करेंगे। नंबर 3, यू आर अ जजिंग पर्सन या यू आर अ परसीविंग पर्सन, मतलब आप अपनी जिंदगी को किस तरीके से डिजाइन करते हैं। तो ये चारों चीजें आपस में मिलकर आगे आपको पर्सनैलिटी टाइप की तरफ लेके जाएंगी। अब ये जो आगे पर्सनैलिटी टाइप आएगा तो अब आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा कि ये पर्सनैलिटी ट्रेट्स जो हैं वो किस तरीके से डिजाइन हो रहे हैं। अब ये जो काम कैसे करते हैं, मतलब ये आपकी स्ट्रेंथ्स का बताते हैं। ये जब हमारे पास किसी का भी पर्सनैलिटी टैब लेट सपोज सामने आ जाता है, कोई ईएनटीजे होता है, कोई आईएसटीजे होता है, जैसे कि मैं थोड़ी स्लाइड पीछे करूंगा, आपने देखा होगा कि ई और आई, लेट सपोज फर्स्ट में अगर वो ई एक्सट्रोवर्ट है और नंबर 2 इंफॉर्मेशन साइड पे वो इंट्यूटिव है, तो दैट्स मींस कि उसकी 50% शख्सियत क्या बन गई, ई एंड आई। नंबर 3 पे अगर वो थिंकर एंड फीलर है, और थिंकर एंड फीलर में से लेट सपोज वो अगर थिंकर है तो सबसे पहले इंट्रक्शन में ही वाज एक्सट्रोवर्ट मींस ई, ही वाज इंट्यूटिव इन इंफॉर्मेशन मींस के ई आई। नंबर 3 पे ही इज थिंकर मींस के ई आई टी। एंड नंबर 4 पे ही इज अ परसीविंग पर्सन, ही इज नॉट अ जजिंग पर्सन। तो उसकी शख्सियत क्या बन गई, ई आई टी एंड पी। किसी की क्या बनेगी, ई आई टी पी, किसी का ई एस टी जे। तो इस तरीके से डिफरेंट 16 पर्सनैलिटीज आती हैं। आगे अगर ये वर्ड्स आते हैं, कोई भी कोडिंग आती है, तो इन वर्ड्स को आपको जरूर याद रखना है कि पेयर नंबर 1 में मैं समझ रही हूँ कि मैं कैसे दुनिया के साथ इंटरेक्ट करूंगा, और नंबर 2 में इंफॉर्मेशन, और ये चारों चीजें आपका डिसाइड करेंगी पर्सनल टाइप, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडिविजुअल। अब ये क्लासिफिकेशन जो है, इतना जो पीछे हमें पर्सनैलिटी ट्रेट्स जो डिस्कस करते आए हैं, अब इसमें सवाल पैदा होता है कि आप ये जो पॉइंट्स हैं, ये जो सुन रहे हैं, इसमें आपको कैसे पता चलेगा कि मैं किस शख्सियत के साथ ताल्लुक रखता हूँ। इस पे आज जो सेशन है इसमें आप सिर्फ ये चीजें देखेंगे कि आखिर ये चीजें हैं क्या। देखें, जब किसी के लिए कोई चीज न्यू होती है ना, तो उसके लिए जो
अवेयरनेस सेशन होता है। आज आपको पता चल रहा है कि 16 टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटीज हैं, 4 डायमेंशंस हैं, जिसके 8 हिस्से होते हैं। उसमें से आकर एक बात की आपको हैरानगी होगी कि आपकी कम से कम 50 पेज की एक रिपोर्ट हमारे सामने आ सकती है अगर आपका पर्सनैलिटी टाइप हमारे सामने आ जाए। आप उसका तयन खुद भी कर सकते हैं इन बुनियाद पर। मगर वो हो सकता है कि जैसे कि डॉक्टर के पास अगर हम जाते हैं, और जैसे कि नानी माँ पहले कहती थी कि बेटा ब्रुफिन खा लें, और कभी कभी हम सही भी हो जाते, कभी कभी हम सही नहीं भी हो जाते थे। तो उसी तरीके से जो हमारा जो आइडिया होता है वो कभी कभी हो सकता है कि सही ना हो। तो उसकी वजह से हमें जो, जैसे कि हम अपनी चीजें, अंडे जब हम मेजर करते हैं तो वो डजन्स में करते हैं, और जब हम कोई भी लिक्विड जब हम मेजर करते हैं तो वो करते हैं हम लीटर्स में। उसी तरीके से जैसे कि हमारी शख्सियत, पर्सनैलिटी जब असेस होती है, दैट इज मेजर्ड इन साइकोमेट्रिक मेजरमेंट। उसको हम कहते हैं साइकोमेट्रिक मेजरमेंट। उसकी बुनियाद पर हमारी पर्सनैलिटी टाइप सामने आती है, जिसमें आपको मुख्तलिफ सवालात, मुख्तलिफ सिचुएशंस दी जाती हैं। जैसे कि इतनी देर से मैं आपको सामने सिचुएशंस बाकायदा रख रहा हूं और आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। हो सकता है कि कुछ लोग 50% पे आएंगे, कुछ 80% पे आएंगे, कुछ 90 पे आएंगे, हो सकता है कि कुछ 40 पे भी होंगे। अब इसका बिल्कुल मकसद ये नहीं है कि आप चीजों को नहीं समझ पा रहे हैं। ये एक आगाज है, और आज आपने जो आगाज किया है, इसके बाद आपको रिसर्च साइट पे भी आना है, इन चीजों को आस्था से समझना भी है कि मेरा किस पर्सनैलिटी का ताल्लुक है और वो चार कोड्स कौन से हैं। तो अब हम आते हैं कि हु आर यू अदर देन योर नेम। जैसे कि मैं सबसे पहले मैंने यही सवाल सबसे किया था कि आपको ये अज्यूम करना है, और आगे भी ये वही चीज आ गई कि आपको आखिर तक ये अज्यूम करना है कि मेरा नाम निशान नहीं है, मैं कौन हूं, कि मैं ईएनटीजे हूं, मैं आईएसटीजे हूं, आखिर में कौन हूं। यू कैन बी एनी वन आउट ऑफ 16 पर्सनैलिटीज। अगर ये आपको पता चल जाए तो आपका कामयाबी का तनासुर बहुत हद तक बढ़ जाएगा, और ये प्रूविन चीज है। और बहुत से इदारे इंटरनेशनली और बहुत से इनफरादी लोग इस पे बहुत खर्च करके ऐसी रिपोर्ट्स पे बाकायदा अपनी रिपोर्ट्स हासिल करते हैं, जिसकी बुनियाद पर उनकी जिंदगी कामयाबी की तरफ जाती है, क्योंकि वो अपनी साइकोमेट्रिक असेसमेंट माइंड की करते हैं आखिर हम किस तरफ जाएंगे। हमारे पाकिस्तान में ये प्रैक्टिस बहुत कम देखी गई है। मैंने देखी इस्लामाबाद में है, कराची में है, या कहीं कहीं कुछ जगहों पे हो रही है, मगर ना के बराबर है। मगर इंशाल्लाह इन चीजों को हम अच्छे तरीके से मुस्बत रहे। अच्छा, सबसे बड़ा मसला ये होता है कि लोगों को चीजें समझ में नहीं आती। अच्छा, बहुत से लोग क्या कहते हैं कि अपने ही मुंह इन क्या कहते हैं कि चीजों को एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं, और कभी कभी उनकी शख्सियत सामने कोडिंग नहीं आ पाती। मगर आपको भी देंगे जिसकी बुनियाद पर आपका एक पर्सनल टैग बेहतर से बेहतर, जो भी एक्चुअल है, नॉट बेहतर से बेहतर, अक्यूरेट। एक्यूरेसी इसकी 90% भी हो सकती है, 80% भी हो सकती है, 100% भी हो सकती है। अब आप देखें कि 16 टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटीज का जो मैंने आपको कहा था, वो समझिए कि आपके सामने 4 शख्सियतें सामने आपके नजर आ रही हैं। नंबर 1, कोडिंग ट्रेट्स जो मैं आपको बताए थे। तो पर्सनैलिटी ट्रेट्स जो हैं वो समझना तमाम जरूरी थे। अगर मैं डायरेक्ट आपको इन कोडिंग की तरफ लेके आता और इस प्लस में इन पर्सनैलिटी टाइप्स की तरफ लेके आता, शायद ये समझ में आपको नहीं आती। पर्सनैलिटी टाइप्स, पर्सनैलिटी ट्रेट्स, पर्सनैलिटी कैरेक्टर्स, डिस्पोजिशंस, टेम्परमेंट्स, और ये सारी चीजें जो इतनी देर से हम डिस्कस कर रहे हैं, वो आपकी शख्सियत के साथ ताल्लुक रखते हैं। कभी कभी ऐसे होता है कि जब तक हम चीज को समझे ना, तब तक वो चीज हमारे लिए नहीं होती है। जब वो चीज हमें समझ में आ जाती है तो वो चीज फिर हमारे लिए बेहतरीन साबित हो सकती है। तो कोशिश करते हैं कि चीजों को समझने की कोशिश करें। जैसे कि मैंने कहा था, 50, 60, 70, 80%, जिसका जितना भी लेवल डेवलप हो रहा होगा, फिर हम वहीं से आगाज करके इसको आगे भी बढ़ा सकते हैं। आपको भी आगे रिसर्च करनी होगी। हम आते हैं पॉइंट नंबर 1 पे, कि आखिर पॉइंट नंबर 1 जो पर्सनैलिटी टाइप है वो क्या कह रहा है। नंबर 1, आईएसटीजे। आईएसटीजे जैसे कि इंट्रोवर्ट, सेंसिंग, थिंकिंग एंड जजिंग। ये 4 कोडिंग हैं, चारों जो वर्ड्स हैं, चारों जो पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं, वो उस 4 डायमेंशनल पेयर्स में रखे हुए थे। अब वहां से इंट्रोवर्ट एक निकला, उसकी पर्सनालिटी ट्रेट। दूसरा उसका पर्सनालिटी ट्रेट का निकला सेंसिंग निकला। नंबर 3 वो थिंकिंग निकला। और आखिर में लाइफ स्टाइल उसका जो क्या निकला, जजिंग निकला। अब इस प्रैक्टिकल, ये जो आईएसटी जो लोग होते हैं वो प्रैक्टिकल और डिटेल ओरिएंटेड होते हैं। मतलब कि प्रैक्टिकल जिंदगी में करूं क्या। अब एक मिसाल, एक फाइनेंशियल एनालिस्ट है, या कोई भी लॉजिस्टिक मैनेजर है, जब तक उसमें इस किस्म की खुसूसियात नहीं होंगी,
तो वो कामयाब नहीं हो पाएगा। और अगर लेट सपोज रिकमेंडेड करियर जो उसके लिए दिए गए हैं, बैंकिंग फाइनेंस है या कोई मैनेजमेंट लेवल की जॉब्स हैं, तो इस बेहतर साबित होती हैं। अब शर्त ये है कि क्या आप आईएसटीजे हैं। जरूरी नहीं कि आप आईएसटीजे हों। अगर आप आईएसएफजे भी हैं, आप आईएनटीजे भी हैं, तो आपके लिए एक न्यू गोल्डन डोर्स फॉर अपॉर्चुनिटीज खुल सकते हैं। हर एक पर्सनैलिटी के लिए एक रास्ता ओपन है, जिसकी बुनियाद पर हम तयन कर सकते हैं कि अगर ये मेरी पर्सनैलिटी है, अगर मैं इस तरफ जाऊंगा तो मेरा कामयाबी का तनासुब बहुत हद तक बढ़ जाएगा और फेल्योर का तनासुब कम हो जाएगा। अब हम नंबर 2 की तरफ लेट सपोज अगर आते हैं, दैट इज आईएसएफजे। आईएसएफजे जो जो लोग होते हैं वो वार्म और समझें कि वो बड़े सोशल किस्म के। और इसमें एक वर्ड आपने देखा है कि सामने इंट्रोवर्ट लिखा हुआ है। इंट्रोवर्टेड इसमें इस वजह से लिखा हुआ है कि ये जो लोग होते हैं ज्यादातर जजिंग होते हैं, थोड़ा सा मतलब इंट्रोवर्जन, सेंसिंग, फीलिंग एंड जजिंग। अब इंट्रोवर्ट ये थोड़ा सा अकेला रहना पसंद करते हैं, फिर उसके बाद वो सेंसिंग फील करते हैं और जज करते हैं। अब इस वजह से इनकी शख्सियत में जो सामने आ रहा है कि सपोर्टिव, कॉन्शियस एंड हार्ड वर्किंग जो लोग होते हैं, मीन्स के वार्म, सपोर्टिव, कॉन्शियस इंडिविजुअल्स होते हैं, जिसमें स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। इनके लिए जो हेल्थ करियर्स जो होते हैं वो सोशल वर्क वाले ज्यादा होते हैं। अब सोशल वर्क जैसे मुझे आप कहेंगे कि सर आप सोशल वर्क भी कह रहे हैं, आप इनको इंट्रोवर्ट भी कह रहे हैं। इंट्रोवर्ट तो अकेले रहना पसंद करते हैं और सोशल वर्कों के लिए, सोशल वर्कर्स के लिए तो सोशल होना चाहिए। मतलब इसमें इंट्रोवर्ट्स और एक्सट्रोवर्ट्स, अकेला रहना और प्लस में लोगों के साथ ग्रुप्स में रहना, इसका मकसद सोशली दोनों की गुंजाइश मौजूद होती है, हमें सिर्फ समझने की जरूरत है। नंबर 3 टाइप इज, एक सेकंड जी, आईएनएफजे। आईएनएफजे जो लोग होते हैं वो इंट्रोवर्ट्स, इंट्यूटिव, फीलिंग एंड जजिंग के होते हैं। ये समझे कि क्रिएटिव किस्म के लोग होते हैं आईएनएफजे, और वो बड़े एम्पैथेटिक होते हैं, लोगों को हमदर्दी उनके लिए फील करते हैं। आइडियलिस्टिक इंडिविजुअल्स होते हैं जो ऑथेंटिसिटी को और पर्सनल ग्रोथ को ज्यादा वैल्यू देते हैं। जैसे कि आपको एक मैं बात बताऊं कि इनके लिए जैसे कि करियर काउंसलर्स, स्कूल में कुछ ऐसे कोऑर्डिनेटर्स और काउंसलर्स होते हैं, या एक सी शख्सियत के लोग होते हैं जो लोगों के साथ एम्पैथेटिक होते हैं, मतलब लोगों के मिलजुल के उनके साथ काम करते हैं। जब आप में क्रिएटिविटी, एम्पैथी नहीं है, एटलीस्ट, अच्छा आपने देखा है कि बहुत सी लोग पोजीशंस पे काम तो कर रहे हैं, मगर माजरत के साथ एक वर्ड यूज करूंगा, वो वहां पर फिट नहीं होते। अब वो वहां पर इस वजह से फिट नहीं होते कि ऑक्यूपेशन, जिस जगह पे वो काम कर रहे हैं, एंड पर्सनैलिटी ट्रेट उनमें बड़ा तजाद होता है। ये बड़ी आपकी काम की पॉइंट है कि आखिर ये क्यों होते हैं। हम कभी कभी किसी जगह काम कर रहे होते हैं मगर हमारी तरक्की का तनासुब बड़ा कम होता है। अब तरक्की का तनासुब इस वजह से कम होता है कि हम सही जगह पे या सही तरीके से काम नहीं कर रहे होते, तो इस वजह से हमारी करियर लेडर जो होती है वो नीचे से नीचे रहती है। नंबर 4 इज आईएनटीजे। आईएनटीजे लोग हैं इंट्रोवर्ट्स, स्ट्रेटेजिक, एनालिटिकल, इंडिपेंडेंट होते हैं। आईएनटीजे जो लोग होते हैं वो थोड़ा सा वो वैल्यू नॉलेज एंड कॉम्पिटेंस। वो कॉम्पिटेंस कहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा होशियार बनना, और उसमें से ऐसी ऐसी फील्ड्स हैं जैसे कि स्टेम फील्ड है, इंजीनियर्स हैं, जो साइंटिस्ट जो लोग होते हैं वो आईएनटीजे कैटेगरी के होते हैं। साइंटिस्ट हो गए, जहां प्लस में इंजीनियर्स हो गए, जहां प्लस में स्ट्रेटेजिस्ट पॉलिसी मेकर हो गए, जहां प्लस में बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स हो गए, वो आईएनटीजे कैटेगरी के लोग होते हैं। अगर आपकी शख्सियत, अगर लेट सपोज अगर आईएनटीजे आ जाती है, तो उस फील्ड में हम बड़े कामयाब हो सकते हैं। हर फील्ड के लिए एक अलग अलग शख्सियत है और ये प्रूवन चीजें हैं। नंबर 5 इज इंट्रोवर्ट एंड आईएसटीपी। I फॉर इंट्रोवर्ट्स, S फॉर सेंसिंग, T फॉर थिंकिंग एंड P फॉर परसिविंग। ये 4 पर्सनैलिटी ट्रेड नंबर 5 पर्सनैलिटी में हमारे पास आ गए, जो हमारे पास क्या कहते हैं कि बड़े रिसोर्सफुल, फ्लेक्सिबल, एनालिटिकल होते हैं, जिसको हम कहते हैं ISTP। और ISTP की टाइप के जो लोग होते हैं वो बड़ी खुद मुख्तारी, मतलब खुद मुख्तारी में रहना थोड़ा सा ज्यादा पसंद करते हैं, और हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस को ज्यादा पसंद करते हैं। जब तक मैं इसको करूंगा नहीं तब तक मैं सीखूंगा नहीं। मतलब वो कहते हैं कि हम इसको जब तक करेंगे नहीं। और वो कौन होते हैं, जो हमारे मैकेनिक्स साइड के लोग होते हैं, बड़े टेक्निकल्स होते हैं, जहाँ बड़े बड़े प्रॉब्लम सॉल्वर्स होते हैं। हमारे स्कूल्स में, हमारे मुआशरे में, हमारे ऑफिस में प्रॉब्लम सॉल्वर्स जो होते हैं वो बड़ा क्या कहते हैं, वो किस किस्म के बंदे होते हैं, वो इस किस्म के बंदे होते हैं, आईएसटीपी। अब आईएसएफपी जो है वो आर्टिस्टिक, जेंटल एंड अडॉप्टेबल होते हैं। अब हम
जिस भी पर्सनालिटी में आएंगे हम समझेंगे मैं सब में बनना चाहता हूँ, मैं आर्टिस्टिक भी हूँ, मैं जेंटल भी हूँ, मैं अडॉप्टेबल भी हूँ, मैं रिसोर्सफुल भी हूँ। अगर किसी से इनफरादी अगर पूछा जाए वो कहेगा कि मैं सब हूँ, मैं आइडियलिस्टिक भी हूँ। इसका मकसद आप के अंदर सारी शख्सियतें हैं। एक इंसान सारी शख्सियतों का मालिक बनने के बाद उसमें समझे कि एक रिएक्शन आ जाता है जिसकी वजह से उसकी जो पर्सनल, नेचुरल और जो उसकी पर्सनैलिटी होती है वो दब जाती है। वो जिंदगी में फैसला नहीं कर पाता कि आखिर मुझे करना क्या है। दिस इज द ओनली रीजन कि हमारा कामयाबी का तनासुब। अच्छा, इसकी सबसे बड़ी मिसाल मैं आपको देता हूँ। एक इंसान, एक हमारे प्रैक्टिकल एग्जांपल है। तो उसमें एक बंदा था, उससे हमने उनसे हमने पूछा कि आप क्या बनना चाहते हैं। किसी ने कहा कि ग्रुप था हमारा, तो उन्होंने कहा, किसी ने कहा कि हम डॉक्टर बनना चाहते हैं, किसी ने कहा कि हम इंजीनियर बनना चाहते हैं, किसी ने कहा कि हम आईटी की तरफ जाना चाहते हैं। उनमें से एक दो बंदों की लगी इंटर्नशिप, जिसको हम कहते हैं स्कॉलर इंटरनेशनल स्कॉलरशिप। तो वहां से उनकी जस्ट वो विजिट स्कॉलरशिप थी। और वहां से वो जब होकर आए वापस, तो फिर उनसे पूछा गया कि अब आप बताएं कि आप किस फील्ड में जाना चाहते हैं। जब उन्होंने एक्सपोजर देखा, फिर उन्होंने कहा कि सर ये जो चीजें थी यहाँ तो इसका ट्रेंड ही नहीं है। अब जिसका अब ये जो सोच बदलने का मामला है, यहीं पर हमें पता चलता है कि हमने अपने आप को पहचाना नहीं है। याद रखिएगा कि अभी कुछ बहुत हद तक ऐसे लोग देखे गए हैं जो अपनी एकेडमिक लाइफ गुजार कर, और हमारे अपने घर में मौजूद हैं ऐसे बंदे जो अपनी एकेडमिक लाइफ गुजार कर और प्रोफेशनल लाइफ पे इस तरीके से स्मूथली गए हैं जैसे कि एक रेड कारपेट उनके लिए बिछाया गया हो, और वो इतनी बड़ी लेवल पर आसानी के साथ पहुंच गए। अब जब हमने रिसर्च देखी कि उन्होंने अपने और उसमें वो कामयाब हो गए। अब हमारी, जिससे कि हम सब स्टेशन में बैठे हैं क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं और हमारा इंटरनेशनल इंटरेक्शन भी है, एक पे ही बना हुआ है। तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि मैं किसी भी मुल्क में रहता हूँ शायद उनकी सोच अलग है, सोच सभी की अलग है। और ये 16 पर्सनैलिटीज दुनिया के हर बंदे पे अप्लाई होती हैं। अगर उसने अपने आप को पहचान लिया तो वो उस तरफ जा सकता है। हम आते हैं आईएसएफपी की तरफ। आईएसएफपी जो लोग होते हैं वो आर्टिस्टिक, ये हमने कर लिया है। आईएनएफपी, आई फॉर इंट्रोवर्ट, इंट्यूटिव, फीलिंग एंड परसीविंग। अब ये आइडियलिस्टिक लोग होते हैं, क्रिएटिव होते हैं। याद रखिएगा, जैसे कि मैंने पिछली स्लाइड्स में कहा था, हर शख्सियत के दो पहलू होते ही होते हैं। वो कौन से पहलू होते हैं? जैसे कि उसकी स्ट्रेंथ्स भी होती हैं, उसकी वीकनेसेस भी होती हैं। हम स्ट्रेंथ की तरफ तो जाते हैं मगर वीकनेसेस की तरफ नहीं जाते। और आपकी शख्सियत में बेहतरी, आपकी कामयाबी का तनासुब बेहतर होने की वजह, दैट इज वर्किंग ऑन वीकनेसेस। अब वीकनेसेस में जितना काम करेंगे, जिसको हम टेक्निकली कहते हैं इनएडिक्वेसीज, जिसमें हमें बताया जाता है कि आपकी पर्सनैलिटीज में ये जो, अच्छा याद रखिएगा कि जो भी जिस शख्सियत का मालिक है 100% इट इज अंडरस्टूड कि उसमें ये चीजें होंगी। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ एक शख्सियत की, जिसमें हमारे पास इस स्लाइड में आप देखेंगे कि जी, एक किस्म की शख्सियत है जो क्रिएटिव है। अब वो क्रिएटिव जो लोग होते हैं, मैं आपको वीकनेस की एक मिसाल दे देता हूं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। वीकनेस की मिसाल ऐसे देता हूं कि एक शख्सियत है और उसका पर्सनैलिटी ट्रेड में एक आ रहा है कि ही इज अ क्रिएटिव। अब आप कहेंगे कि ही इज अ क्रिएटिव और ये तो बंदा कमाल कर देगा। अब इसके साथ क्रिएटिव जो लोग होते हैं उनमें एक वीक पॉइंट ये होती है कि वो अपना फोकस जल्दी खो देते हैं। मतलब कोई भी वो कर रहे होते हैं उसमें बेहतरी लाते 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 अचानक वो दूसरे काम पे शिफ्ट हो जाते हैं। वो क्रिएटिव लोग होते हैं, अब कहते हैं मैं ये भी करूं। क्रिएटिविटी की वजह से वो फोकस खो जाते हैं। अब उनकी रिपोर्ट के बाद जब उनको बताया गया कि आपकी पर्सनैलिटी में ये टाइप है, और उसके बाद आपकी पर्सनैलिटी में ये वीकनेस है, इसको प्लीज आप इंप्रूवमेंट प्लान को देखते हुए बेहतर करें। वो यकीन करें अपनी वीक पॉइंट्स को समझते हुए और अपनी स्ट्रेंथ्स के साथ जोड़ते हुए, और अपनी शख्सियत पे कंट्रोल लेके आया। और आस्ता आस्ता उनकी चीजें शख्सियत बेहतर होती गई। जी, अब हम आते हैं ईएस एफपी की तरफ, एक्सट्रोवर्टेड सेंसिंग। अब ये जो लोग होते हैं एंथुसिस्टेड, पीपल ओरिएंटेड होते हैं। अब पीपल ओरिएंटेड लोग कहां पर फिट होंगे? ईएसएफपी। अब वो बंदा एक्सट्रोवर्ट भी हो। अब ईएसएफपी की तरफ अगर हम आते हैं, तो पीपल ओरिएंटेड इंडिविजुअल्स हु वैल्यू फन, सोशल इंटरेक्शंस। अब बहुत सी ऐसी फील्ड्स होती हैं, जैसे कि आप स्कूल में हैं, पेरेंट्स आपके पास ज्यादा विजिट करते हैं, और बहुत से प्रिंसिपल्स भी बड़े क्या कहते हैं कि डिसहार्ट हो जाते हैं, अब तो मैं तो लोगों के साथ मिल मिल के थक गया हूँ। और टीचर भी कभी कभी बेजार हो जाते हैं। तो समझें कि हर टीचर भले अपनी इनफरादी शख्सियत रखता हो, मगर उसको इन सारी शख्सियतों को समझना पड़ेगा कि कौन सा पेरेंट किस टाइप का है। कम से कम 100% ना, कम से कम वो एक आइडिया लगा सकेगा अपनी शख्सियत के बाद कि मुझे अपने टेम्परमेंट्स पे,
हमारा एक एक वर्ड सेशन का, हमारी एक एक स्लाइड एक दूसरे से ताल्लुक रखती है। जैसे कि इन चीजों के बाद हम अपने टेम्परामेंट, ये सारी चीजें बैलेंस रखेंगे ताकि ये चीजें हमारी एक अच्छी शख्सियत की तरफ जा सकें। आप ये सब सोच रहे होंगे कि आखिर मेरा आज किस शख्सियत के साथ ताल्लुक है। आप आज इस सेशन के बाद थोड़ा सा आइडिया जरूर लगा सकते हैं कि किस तरीके से ताल्लुक है। इसकी डिटेल्ड हैंडआउट्स भी हमारे जो क्या कहते हैं कोऑर्डिनेटर साहब हैं, वो आपको इंशाल्लाह ताला वो भी आपको देंगे ताकि आप इन चीजों को अच्छे तरीके से समझ सकें। उसके बाद हम आते हैं ENFP, इमेजिनेटिव एंड एम्पैथेटिक लोग। उसके बाद हमारी है ENTP एंड एक्सट्रोवर्टेड इंट्रोवर्टेड थिंकिंग परसीविंग, मतलब एंटरप्रेन्योर लॉजिकल लोग जो होते हैं वो इस किस्म के ENTP साइड पे हमारे आ जाते हैं। ENTP के लास्ट में अगर आप मैं आपको क्या कहते हैं कि एक मिसाल अगर दूं, मैं आपको इंटीजर की मिसाल देता हूं। तो ENTP जो लोग होते हैं वो थोड़े से कॉन्फिडेंस के, बहुत से लोगों को जब आप काम देंगे वो कहेंगे कि हमें डेडलाइन दें। एक बात याद रखिएगा कि एक शख्सियत है जिसको वो कहते हैं कि जब तक आप हमें डेडलाइन ना देंगे तब तक हम ये काम नहीं कर सकेंगे। जब उनको डेडलाइन दी जाती है वो अपने वक्त पर दे देते हैं। उनको जब कहा जाता है कि आप दे दीजिएगा, इट्स ओके, वो 10 दिन में भी वो चीज नहीं दे पाते, और डेडलाइन के बाद वो 2 दिन में वो चीज रिजल्ट्स की तरफ लेके आते हैं। तो इसका मकसद क्या हुआ कि उन लोगों को डेडलाइन दी जाएगी तो फिर वो आपको चीजें देंगे। तो इस तरीके से ये जो 16 पर्सनैलिटीज हमारी हैं, आप ये देख रहे हैं कि हमारी एंड ENTJ। अब इसमें से किस किस्म की शख्सियत के साथ आपका ताल्लुक है वो आप वक्त के साथ साथ क्या कहते हैं कि इसको समझने के बाद आप देख लेंगे। और अब हम आते हैं एक चार्ट की तरफ, इसके बाद हम क्वेश्चन आंसर की तरफ भी आएंगे। हमारे पास थोड़ा वक्त बचा है अभी। जी, आवाज आ रही है क्लियर सबको? जी सर, आ रही है। जी ग्रेट। जी एक सेकंड, ये स्लाइड थोड़ा सा मेरे साथ इशू कर रही है। जी, अब हमारे पास देखें कि 16 पर्सनालिटी कोड्स सामने आ रहे हैं। क्या, ये सवाल मेरा थोड़ी देर के बाद आप भी कर सकते हैं कि आप अगर नोट टेकिंग कर रहे होंगे पर्सनल ट्रेड्स और पर्सनालिटी की चीज पॉइंट्स के बारे में, अब एक डिटेल्ड हैंडआउट तो आपको इस 1 घंटे में ना ही समझाया जा सकता है, ना ही यहाँ पर शेयर किया जा सकता है। हमारे पास 1 आवर में कुछ चीजों को अवेयरनेस एंड ओरिएंट, याद रखिएगा ओरिएंटेशन जो हम रोशनी चीजों पे रखते हैं उसमें, उसके बाद एक आप पे जिम्मेदारी होती है कि आप इन चीजों पे थोड़ा वर्क करें। उसके बाद कोई भी अगर दुश्वारी आ रही है, यू आर ऑलवेज वेलकम। एम प्लेटफॉर्म हमेशा आपकी प्रोफेशनल एंड पर्सनल डेवलपमेंट पे हमेशा काम करता रहेगा ताकि आप खुद को भी पहचानें और उसके बाद आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ को भी बेहतर कर सकें। जैसे कि मैं आपको बताया कि PSP पे आपको काम करना है, पर्सनल सोशल एंड प्रोफेशनल, जो तीनों को हमें बैलेंस रखना है। अब ये 16 पर्सनलिटीज जो हैं, ये आपका ताल्लुक, हर इनफरादी बंदे का ताल्लुक इसमें से किसी न किसी एक के साथ होगा, जिसकी बुनियाद पर आपकी स्ट्रेंथ्स भी पता चलेंगी, आपकी वीकनेसेस भी पता चलेंगी। और उसके बाद आपकी, अच्छा वीकनेसेस अगर हमारे पास 16 आ रही है मिसाल, तो उसके बाद हम 16 पे काम नहीं करेंगे। हम देखेंगे कि पोटेंशियल प्रॉब्लम्स कौन से हैं, उसमें से टॉप प्रायोरिटी हम चार चार सेलेक्ट करेंगे, 3 सेलेक्ट करेंगे। उस पे काम करने के बाद हम फिर आगे बढ़ेंगे ताकि चीजें बेहतरी की तरफ जा सकें। अब ये सारी चीजें समझने के बाद जैसे कि करियर हमारा होता है कि सवाल पैदा होता है कि हमारे जो टॉपिक था पर्सनालिटी टाइप एंड करियर सक्सेस। अच्छा, पर्सनालिटी जैसे जैसे ये सारे टेम्परमेंट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एवरीथिंग जब बेहतर होती जाएगी, आप अपनी स्ट्रेंथ्स को जान सकेंगे, सबसे पहले पॉइंट है। तो उसके बाद आप अपने करियर को डिसाइड कर सकेंगे। अच्छा, करियर आखिर है क्या? करियर ये है कि आपकी पूरी जिंदगी के 2 हिस्से होते हैं, जिसका एक हिस्सा होता है जिसमें हम सीखते हैं, दूसरा ऐसा ये होता है कि जिसमें हम दूसरों के लिए काम करते हैं। जाहिर सी बात है, अगर हम टीचर हैं या हम मैनेजर हैं या प्रिंसिपल हैं, कुछ भी हैं, तो हम अपना एकेडमिक करियर गुजार चुके हैं 50%। अब हमारा जो दूसरा हिस्से में जब हम दाखिल हो चुके हैं, हम प्रोफेशनल करियर में दाखिल हो चुके हैं। अच्छा, मैंने एकेडमिक करियर पे एक छोटी सी रोशनी डालूंगा जो आपके स्टूडेंट्स के लिए या बेहतर साबित होगी कि जैसे कि एक स्टूडेंट 1 से 2 में प्रमोट होता है, प्राइमरी से एलिमेंट्री में प्रमोट होता है, उसके बाद हाई स्कूल में, फिर कॉलेज, फिर यूनिवर्सिटी, ये उसकी करियर लेडर है, वो आगे बढ़ रहा है।
उसके बाद एक नई सीढ़ी उसकी शुरू होती है प्रोफेशनल करियर की। अब बहुत से लोग ज्यादातर देखे गए हैं कि जिस जॉब में वो इन होते हैं वो आगे नहीं बढ़ पाते। इसका इसका मकसद, आज हमारी अगर सैलरी मिसाल 10,000 है, उसके बाद 20,000 है, उसके बाद 1 लाख है, उसके बाद 10 लाख है, तो इसको हम करियर नहीं कहेंगे, याद रखिएगा। सैलरी बढ़ने को हम करियर उसको कहेंगे कि आज मैं जिस पोजीशन पे काम कर रहा हूं, इस पोजीशन की एडवांस लेवल कौन सी है, क्या हमें अपने वक्त के साथ साथ आगे बढ़ रहा हूं। अगर आप 10 साल से एक ही जगह पे खड़े हैं तो मतलब समझें कि पर्सनैलिटी प्रॉब्लम। कोई ऐसा बंदा जो थोड़े वक्त में आपकी आप ही के सामने आगे बढ़ रहा है, तो उसको हम पर्सनल नहीं लेंगे, उसमें कोई ना कोई खास बात होगी। क्योंकि ये जो इदारे चलते हैं वो रिजल्ट ओरिएंटेड होते हैं, इसमें काम होता है, इसमें रिजल्ट्स आते हैं, इसमें गोल्स अचीव होते हैं, फिर इदारे आगे बढ़ते हैं। हम इनफरादी सोचते हैं कि शायद हम आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे। उसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि हम क्या, हमारे हिसाब से तो हम सही चल रहे हैं, क्या इदारे के हिसाब से हम सही चल रहे हैं। इट मैटर्स। तो करियर की पॉइंट हमने समझ ली कि करियर के दो हिस्से होते हैं, लाइफ स्पेन इज करियर, एकेडमिक एंड प्रोफेशनल। तो इस तरीके से अगर आप देख रहे हैं कि प्रोफेशनल करियर में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ ओनली रीजन जो होता है, कभी कभी हम सोचते हैं कि हम में स्किल्स नहीं है। भैया आप में स्किल्स भी हैं, आप में क्या कहते हैं कि एक्सपीरियंसेस भी हैं, आपने वक्त भी दिया है, फिर भी हम आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं। कहीं ना कहीं शख्सी क्लेश होगा, जिसकी बुनियाद पर पर्सनल ट्रेड का मसला होगा। तो इसमें आप देखेंगे कि ये फाइनली जैसे कि आपका पर्सनैलिटी टाइप और ये सारी चीजें जब आपके सामने आ जाते हैं, तो ये ऑक्यूपेशंस प्रोफेशंस सामने आते हैं। अब आप लेट सपोज टीचर्स हैं, तो आप अपना फैसला करेंगे कि मैं किस डायमेंशन में खड़ा होऊंगा। अब 4 किस्म के हैं कि रियलिस्टिक इन्वेस्टिगेटिव करियर्स, रियलिस्टिक करियर्स, आर्टिस्टिक, सोशल, एंटरप्राइजिंग एंड कन्वेंशनल। हम ये जो सोशल साइड है, इसमें हम टीचर्स जो हैं ज्यादा ज्यादा इसमें हम फिक्स होते हैं, और इसी से ताल्लुक हम रखते हैं कि आगे किस तरीके से हम आगे बढ़ सकते हैं। जैसे कि इसको हम कहते हैं राइज एक मॉडल, जिसकी बुनियाद पर यह तयन किया जाता है कि कौन बंदा किस ऑक्यूपेशन के साथ ताल्लुक रखेगा, उसका कामयाबी का तनासब कितना होगा। ये जो जब डेवलप किया गया था, डेवलपमेंट थ्योरी पर थी, फिर इसके बाद प्रैक्टिस हुई, उसके बाद इसको पर्सनैलिटी में डिवाइड किया गया, जिसकी बुनियाद पर ये सामने लिया गया। सबसे पहले हमारा रियलिस्टिक, ये जो होते हैं इनको एक टाइटल दिया जाता है, ये डूअर्स होते हैं। इनमें क्या खास बात होती है कि हु एंजॉय वर्क विद टूल्स, मशीन्स एंड एनिमल्स। वो इस तरीके के लोगों के साथ और इन माहौल में रहते हैं जिसकी बुनियाद पर वो आगे बढ़ते हैं। ये बड़े प्रैक्टिकल ओरिएंटेड होते हैं, और इनके जो करियर्स होते हैं वो आपके सामने आपको डिस्कस किए, टेक्नोलॉजी में या आउटडोर वर्क में। और नंबर 2 पे हमारे पास जो इन्वेस्टिगेटिव जो लोग होते हैं, इसको कहते हैं थिंकर। ये जो थिंकर्स होते हैं, इसका मकसद ये है कि एनालिटिकल, और वो इंजॉय करते हैं अपनी जो माहौल में जिसमें क्यूरियस और प्लस में कॉम्प्लेक्स वर्क हो, मुश्किल काम हो, जैसे कि हमारे रिसर्चर्स हैं, एकेडमिशियंस हैं। अब उसके बाद नंबर 3 ए आर्टिस्टिक लोग, इसको हम कहते हैं क्रिएटर्स। ये जो क्रिएटर टाइप जो लोग होते हैं, ये मतलब समझें कि मुख्तलिफ किस्म की कोई भी क्रिएशन टाइप चीज होती हैं, तो इस किस्म के ये फिट होते हैं। नंबर 3 होते हैं सोशल्स, और सोशल में क्या कहते हैं, एजुकेशन सेक्टर हमारा सोशल में आता है, हेल्थ सेक्टर हमारा सोशल में आता है, और सोशल वर्किंग एनजीओ इस टाइप की सोशल ऑर्गेनाइजेशन साइड पे होती हैं। तो सोशल साइड पे ऐसे फिट होते हैं। हर बंदा सोशल साइड पे भी नहीं फिट हो सकता, हर बंदा आर्टिस्टिक साइड नहीं हो सकता। जहां पर आप इंटरप्राइजिंग पर्सनैलिटी टाइप करियर टाइप रखते हैं, जहां पर आप कन्वेंशनल टाइप रखते हैं। अब अगर हम इंटरप्राइजिंग की तरफ आए, तो वो इंडिविजुअल्स हु आर कॉन्फिडेंट इन एंड एंजॉय लीडिंग अदर्स, ये मैनेजमेंट लेवल के लोग होते हैं, और वो जो रिजल्ट ड्रिवन बाकायदा चीजों पे यकीन रखते हैं, हर वक्त उन वो रिपोर्ट्स ऐसी चीजें बनाते हैं। अब टीचर्स को मिसाल कहा जाए, रिपोर्ट्स बनाए, तो टीचर कभी कभी थोड़ा सा इंतजार हो जाते हैं। अब ये जो आपके जो कोऑर्डिनेटर और मैनेजर लेवल के जो लोग होते हैं, वो इस किस्म के लोग होते हैं, और वो एंटरप्राइज लेवल पर्सनैलिटी करियर के लोग होते हैं। वो काम तो कर रहे होते हैं सोशल में, मगर उनकी जो करियर टाइप होता है, जो आगे नहीं बढ़ पाते, उनको एंटरप्राइजिंग लेवल जो जो उसकी शख्सियत और उसका करियर टाइप वो चीजें जहन में रखनी होगी, जिसकी बुनियाद पर वो जल्दी आगे बढ़ जाते हैं। उसके बाद है कन्वेंशनल ऑर्गेनाइजर्स। अब ये जो ऑर्गेनाइजर्स होते हैं, इंडिविजुअल्स ओरिएंटेड ऑर्गेनाइज्ड एंड जो वर्किंग विद नंबर्स एंड डेटा, वो हर वक्त डेटा के साथ खेल रहे होते हैं। वो कहते हैं कि अच्छा, प्रिंसिपल लेवल के जो लोग होते हैं वो कन्वेंशनल टाइप के होते हैं, इस के साथ आगे बढ़ सकते हैं, शर्त यह है कि आपकी शख्सियत उससे ताल्लुक रखती हो।